हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बैक टू द बेसिक्स। दोस्तों, हमारे चैनल का एक ही लक्ष्य है टू क्लियर यूपीएससी एग्जामिनेशन विदाउट एनी फियर। और दोस्तों, डर को दूर भगाना है तो आपको करना पड़ता है बहुत सारा सधा हुआ मेहनत, यानी डायरेक्टेड एफर्ट्स आपको लगाने होंगे ताकि आपका डर जो है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड डर जो है वो दूर हो जाए। और दोस्तों, इसी डायरेक्टेड एफर्ट्स की श्रृंखला में अभी हम लोग इन्वायरमेंट कि PT 365 को कवर कर रहे हैं। ये इसका पार्ट 2 वीडियो है एंड इसमें हम लोग जो इसका चैप्टर 2 है यानी कि पॉल्यूशन, इसको कवर कर लेंगे। देखिए, मोडस ऑपरेंडी क्या रहेगा। मैं आपको इस मैगजीन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है जिसको कि लिखना है वो बताते जाऊंगा, आप उसको लिख लेंगे और बाकी कुछ चीज़ें मैं समझाते जाऊंगा। ठीक है, अगर उसको लिखने के लिए मैं बोलूँगा तभी आपको लिखना है, अदरवाइज आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से क्या होगा कि आप एक बारी मैगजीन आपका रीडिंग भी हो जाएगा और साथ के साथ आपका शॉर्ट नोट्स भी बन जाएगा, जिसके थ्रू आप नेक्स्ट टाइम जो है रिवीजन वो बहुत आसानी से कर पाएंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहला काम आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको जितने भी रिलेवेंट कंटेंट्स हैं वो डायरेक्टली आपके तक पहुंच पाएँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं ये आज का वीडियो जो कि है पॉल्यूशन के ऊपर में। और इसमें सबसे पहला जो पार्ट है दोस्तों वो है एयर पॉल्यूशन के ऊपर। तो देखते हैं दोस्तों, जो एयर पॉल्यूशन है उससे रिलेटेड एमिशन नॉर्म्स लाई गई थी कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए। कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स के लिए एमिशन नॉर्म्स लाई गई थी। तो ध्यान रहे कि एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स, इसको लाया किसी के द्वारा गया है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो लिखिए, एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स। तो याद रहे, मिनिस्ट्री ऑफ पावर वगैरह के द्वारा नहीं लाया गया है इसको किसके द्वारा लाया गया है? बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, इसको सबसे पहले 2015 में लाया गया था। हालांकि ये इसको बार बार रिवाइज किया जाता है, तो आपको बहुत ज़्यादा ईयर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप बस इतना लिखिए कि एमिशन नॉर्म्स फॉर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स इंट्रोड्यूस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, अब दोस्तों इसमें क्या बताया जाता है? इसमें एमिशन स्टैंडर्ड्स बताया जाता है। ये जो एमिशन नॉर्म्स है ना, तो इसमें एमिशन स्टैंडर्ड्स बताया जाता है कि एक थर्मल पावर प्लांट जो है कितना SO2 रिलीज कर सकता है, कितना नाइट्रोजन ऑक्साइड से रिलीज कर सकता है और कितना मरकरी का एमिशन कर सकता है। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल इसको आप लिखिए मत, आपको ये बस पता होना चाहिए कि इससे रिलेटेड जो टाइमलाइंस है, जैसे कि एमिशन नॉर्म्स को पूरा करने के लिए पहले जो टाइम दिया गया उसको धीरे धीरे करके बढ़ाया गया है। ठीक है, और ये आप जान जाइए। ठीक है, और ये चीज़ आप लिख लीजिए कि जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनकी 3 कैटेगरीज हैं। कुछ भी ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है, उनकी 3 कैटेगरीज है, ये लिख लीजिए कि 3 कैटेगरीज ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स विथ डिफरेंट टाइमलाइंस। इसको लिख लीजिए। तो जो 3 कैटेगरी ऑफ थर्मल पावर प्लांट्स है उसको समझ लीजिए कि क्या क्या है। कि जैसे पहला कैटेगरी में जो थर्मल पावर प्लांट है दोस्तों, वो दिल्ली NCR के रीजन में जो थर्मल पावर प्लांट है ना, उसको बोला जा रहा है कैटेगरी A। ठीक है, उसको सबसे पहले इस पैरामीटर्स को फॉलो करना है। फिर दूसरा जो है दोस्तों, वो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज में जो आपका थर्मल पावर प्लांट है उसको क्या है, वो है दूसरा कैटेगरी। और तीसरा कैटेगरी क्या है, मतलब A और B के अलावा जितनी भी कैटेगरी है वो आपकी कैटेगरी C थर्मल पावर प्लांट्स है। ठीक है, तो सबका टाइमलाइन अलग है। जैसे NCR वाले थर्मल पावर प्लांट को 2022 तक ही क्या कर लेना है, ये पैरामीटर्स को फॉलो कर लेना है। फिर जो क्रिटिकली पॉल्यूटेड एरियाज में जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं उनको 2025 तक फॉलो कर लेना है, और रिमेनिंग थर्मल पावर प्लांट्स को 2026 तक ये सारे नॉर्म्स को फॉलो कर लेना है। ठीक है, ये टाइमलाइंस पहले दूसरे थे दोस्तों, अब इसको चेंज कर दिया गया है। अगेन आपको ऐसा कुछ रटना नहीं है, ये भी रटना नहीं है, ये सब भी रटना नहीं है। आपको बस ये याद रखना है कि इसमें टोटल 3 कैटेगरी हैं थर्मल पावर प्लांट से, और सभी कैटेगरी का जो डेडलाइन है वो अलग है। बस इसी को आप एक लाइन में लिख लीजिए। अब देखिए दोस्तों, तो ये सब जो नॉर्म्स हैं उसको फुलफिल करने के लिए क्या क्या किया जाता है,
तो उसके लिए किया जाता है सबसे पहले, तो अगर जलाने से पहले, यानी जहाँ कोल को यूज किया जा रहा है, जलाया जा रहा है, तो जलाने से पहले आप क्या कर सकते हैं, कोल की वॉशिंग कर सकते हैं एंड ब्लेंडिंग कर सकते हैं। ठीक है, कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग कर सकते हैं। आप लिख लीजिए पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजीज, पोल्यूशन कंट्रोल टेक्नोलॉजी। तो सबसे पहला लिख लीजिए कोल वॉशिंग एंड ब्लेंडिंग। फिर दूसरा लिख लीजिए लो NOx बर्नर LNB। ठीक है, लो NOx बर्नर LNB। फिर अगला लिख लीजिए ओवर फायर एयर। ठीक है, ओवर फायर एयर इन बॉयलर फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। इसमें क्या होता है, जो बॉयलर में ऊपर से एयर थ्रो करने पर क्या होता है, जो नाइट्रस ऑक्साइड है वो कम रिलीज होता है। ठीक है, फिर अगला लिखिए लाइमस्टोन इंजेक्शन फॉर SOx रिडक्शन। ठीक है, लाइमस्टोन इंजेक्शन फॉर SOx रिडक्शन। ठीक है, फिर लिखिए CBFC बॉयलर्स, CBFC बॉयलर्स। CBFC बॉयलर्स क्या होता है दोस्तों, CBFC बॉयलर्स का फुल फॉर्म होता है सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन। CBFC सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन। तो इसका फुल फॉर्म भी लिख लीजिएगा CBFC बर्नर बॉयलर में सर्कुलेटिंग बॉयलर सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड आपका सर्कुलेटिंग फ्लूइडाइज्ड बेड कंबसन, ये इसका फुल फॉर्म है, ये आपको लिख लेना है। फिर अगला टेक्नोलॉजी क्या क्या है, तो फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन। फिर है आपका कैटेलिटिक रिडक्शन और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन। तो ये सारे तरीके हैं कहीं ना कहीं आपका पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के, जो थर्मल पावर प्लांट्स में यूज होता है। अब आइए दोस्तों, जो अगला आर्टिकल है उसको देखते हैं। ये है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। तो ये NCR जो है दोस्तों, दिल्ली में स्टेज वाइज ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान बनाया गया है। ठीक है, तो ये लिखिए ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान, ये क्या है, तो यह है इमरजेंसी रिस्पॉन्स मैकेनिज्म बेस्ड ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स, बेस्ड ऑन दिल्लीज एयर क्वालिटी इंडेक्स। तो ये क्या है कि जैसे जैसे दिल्ली में ज़्यादा ज़्यादा मतलब पॉल्यूशन बढ़ते जाएगा, तो वैसे वैसे अलग अलग मतलब ग्रेडेड रिस्पॉन्स हम लोग देंगे। पहले छोटा सा स्टेप लेंगे, ठीक है, और पॉल्यूशन बढ़ा तो थोड़ा और बड़ा स्टेप लेंगे, और पॉल्यूशन बढ़ा तो थोड़ा और बड़ा स्टेप लेंगे। इसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या क्या रिस्पॉन्स है, लिखने की वैसे ज़रूरत नहीं है, बस ये लाइन लिख लीजिए कि ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान किससे रिलेटेड है, तो ये दिल्ली के एयर क्वालिटी इंडेक्स से रिलेटेड जो डिफरेंट रिस्पॉन्स मैकेनिज्म है वही है ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान। ऑल राइट। और दोस्तों इससे रिलेटेड जो केस है सुप्रीम कोर्ट का, वो है सुप्रीम कोर्ट का MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। इसको लिख लीजिए, यानी सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइंस दिया था, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए ये ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया है। तो वो गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने दिया था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में। तो आप लिख लीजिए रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट केस, तो लिख लीजिए MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस। तो अब ऐसे आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस इज रिलेटेड टू, ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये किससे रिलेटेड है। ये देखिए दोस्तों, जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है, इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है। इस बॉडी का नाम है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक है, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो बॉडी बनाई गई है उसका नाम है CAQM, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड दिल्ली। वैसे ही पूरा नाम ये है, बट ठीक है, आपको इतना लिख लेना है कि टू इम्प्लीमेंट GRAP CAQM इज फॉर्म्ड। ठीक है,
पहले दोस्तों जो GRAP को इम्प्लीमेंट किया जाता था वो बेस्ड था PM 2.5 एंड PM 10 के ऊपर, और अब जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है वो बेस्ड ऑन है एयर क्वालिटी इंडेक्स। वो बेस्ड ऑन एयर क्वालिटी इंडेक्स है दोस्तों। आपको पता होना चाहिए कि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है इसमें टोटल 8 आपके गैसेस आते हैं, 8 कंपोनेंट्स आते हैं, इसमें कि PM 2.5 और PM 10 तो है ही है, इसके अलावा भी और 6 गैसेस हैं। तो उसको हम लोग देखेंगे अभी नीचे चल करके, उसकी टेंशन नहीं लेनी है आपको। ठीक है, तो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान में आप ये लिख लीजिए कि इसमें 4 डिफरेंट जो है आपके स्टेजेज ऑफ एडवर्स एयर क्वालिटी है। ठीक है, और उसी के अनुसार 4 टाइप के रिस्पॉन्स भी है, 4 डिफरेंट टाइप के स्टेजेज हैं एयर क्वालिटी के, एडवर्स एयर क्वालिटी के। देखिए, जब एयर क्वालिटी इंडेक्स 200 से नीचे रहेगा तब तो कुछ भी एक्शन लेने की जरूरत नहीं। जब एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 201 से 300 चला जाता है तो इसको क्या बोलेंगे, पुअर एयर क्वालिटी। तो ये हो गया आपका स्टेज 1 रिस्पॉन्स यहाँ पर लिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, जो ओवर एज्ड डीजल पेट्रोल व्हीकल है उसको हटा देना है। इंश्योर करना है कि होटल, रेस्टोरेंट्स एंड ओपन इटरी, कुछ लिखने की जरूरत नहीं, बस सुनिए। इंश्योर करना है कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, ओपन इटरीज यूज ओनली इलेक्ट्रिसिटी एंड क्लीन फ्यूल। ठीक है, यानी कि कोयले वगैरह का फ्यूल से वो लोग कोई खाना ना बनाए। फिर न्यू एडिशंस जो किया गया है वो ये है कि सिटीजन चार्टर लाया गया है। तो सिटीजन को बोला गया है कि आप हाइब्रिड व्हीकल्स यूज करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यूज करिए। ठीक है, फिर स्टेज 2 जो है दोस्तों, यानी कि जब आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स में 301 से 400 शो करे, यानी कि वेरी पुअर एयर क्वालिटी, उस टाइम क्या करना है, शेड्यूल्ड फॉर रेगुलेटेड ऑपरेशंस ऑफ DG, जो डिजिटल जनरेटर सेट्स होते हैं अक्रॉस ऑल सेक्टर्स इन NCR इंक्लूडिंग इंडस्ट्रियल कमर्शियल, मतलब जो डिजिटल जनरेटर सेट्स हैं उसका रेगुलेटेड ऑपरेशन होगा। ठीक है, फिर देखिए स्टेज 3 में क्या होगा। और एक बात समझिए, जब भी जैसे जैसे हम लोग स्टेज बढ़ रहे हैं ना, तो पहले ये स्टेज 1 में जो स्टेप्स लिए जा रहे थे वो तो लिए जाएंगे ही, और प्लस ये एडिशनल है। उसी तरह से जैसे स्टेज 2 से स्टेज 3 में गए तो स्टेज 1 और स्टेज 2 वाले स्टेप्स तो लिए जाएंगे ही, और प्लस ये एडिशनल स्टेप्स लिए जाएंगे। मेरी बात समझ रहे हैं? ऐसा मतलब नहीं कि सिर्फ यही स्टेप्स लिए जाएंगे, ये पहले वाले तो लिए ही जाएंगे और प्लस ये भी लिया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। एनीवेज, तो स्टेज 3 जब दोस्तों आपका AQI 401 से 450 हो जाएगा, जिसको कि सीवियर एयर क्वालिटी बोलेंगे, तो तब क्या करना है कि NCR स्टेट गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली to impose strict restrictions on flying of BS3 पेट्रोल एंड BS4 डीजल व्हीकल्स। तो जो BS3 पेट्रोल व्हीकल्स है, BS4 डीजल व्हीकल्स है, उसका यूज को रेस्ट्रिक्ट कर देना है। ठीक है, फिर फिजिकल क्लासेस जो हैं क्लास 5 तक उसको बंद किए जा सकते हैं, फिजिकल क्लासेस क्लास 5 तक उसको बंद किए जा सकते हैं। फिर स्टेज 4 में क्या होगा, स्टेज 4 यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स आपका 450 से भी ऊपर चला गया, यानी कि बहुत ज़्यादा अब ख़राब एयर क्वालिटी हो चुका है दोस्तों। तो इसमें क्या करना है कि कोई भी जो व्हीकल्स है जो कि दिल्ली से बाहर का है, ठीक है, एक्सेप्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल, CNG, BS6 डीजल व्हीकल्स, ठीक है, तो उसको दिल्ली में अलाउ नहीं किया जाएगा अगर वो एसेंशियल कमोडिटीज़ लेकर के नहीं आ रही हैं। तो इसके साथ ही साथ दोस्तों क्लास 6 से लेकर के क्लास 9 और क्लास 11 को भी फिजिकल क्लासेस बंद कर दिया जाएगा। मतलब बेसिकली क्या है, सिर्फ क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चों को आना होगा, क्योंकि दोस्तों उनका बोर्ड एग्जाम वगैरह होता है, तो उनकी जनरली उनकी क्लासेस को बंद नहीं किया जाता है। अब देखिए दोस्तों, इनिशियली जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान है इसको इम्प्लीमेंट किया जाता था बाय द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। तो इनिशियली जो ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान लाया गया था उसको इम्प्लीमेंट किया जाता था बाय द इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। ठीक है, लेकिन अभी जो इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है दोस्तों, अभी इम्प्लीमेंट किया जाता है इसको कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट के द्वारा। ठीक है, और इसको फॉर्म किया गया है इस एक्ट के तहत। देखिए, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021, इसको पूरा लिख लीजिए, पूरा लिख लीजिए प्लीज। इतना तो आप लिख ही चुके हैं, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट, तो CAQM इन द NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। और ये देखिए, चूंकि और ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, ये बात ध्यान रहे, ये एक्ट ऑफ पार्लियामेंट है, और इसी कारण से CAQM क्या बन जाएगा, आपका CAQM बन जाएगा एक स्टैट्यूटरी बॉडी। तो इसको भी आप लिख लीजिए। ठीक है,
कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन एंड एडजॉइनिंग एरियाज एक्ट 2021। ठीक है, इस एक्ट के तहत CAQM को बनाया गया है एंड हेंस CAQM इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप लिख लीजिए इसका प्राइमरी गोल क्या है, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, टू एनहांस कोऑर्डिनेशन, कंडक्ट रिसर्च एंड आइडेंटिफाई एंड एड्रेस इशूज रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन NCR और फिर आपका आसपास का एरिया जो है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में कोऑर्डिनेट करना, रिसर्च कंडक्ट करना। ठीक है, ताकि वहाँ की एयर क्वालिटी को क्या किया जा सके, इम्प्रूव किया जा सके। फिर देखिए, रिलीज करना स्टैट्यूटरी डायरेक्शंस फॉर इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन टू द स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, तो यही सब इसका काम है। अब आ जाइए दोस्तों नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के ऊपर में। ठीक है, नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स, तो सबसे पहले तो ये लिखिए कि इसको रिलीज किया जाता है बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स इज रिलीज बाई सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। ऑल राइट, और इसके अंदर टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स हैं। इसके अंदर टोटल 8 पॉल्यूटेंट्स हैं दोस्तों, जिसमें कौन कौन है, PM10 है, PM2.5 है, NO2 है, ओजोन है, SO2 है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO है, NH3 यानी अमोनिया है, और लेड यानी कि PP है। ठीक है, PM10, PM2.5, NO2, SO2, CO ओजोन, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, और NH3 अमोनिया प्लस लीड। ठीक है, ये आप लिख लीजिए नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब इसके बाद ये आपको लिखना है दोस्तों कि इसमें टोटल 6 कैटेगरीज होते हैं, इसको भी लिख लीजिए। इस जो एयर क्वालिटी के इसमें टोटल 6 कैटेगरीज होते हैं, एयर क्वालिटी के टोटल 6 कैटेगरीज होते हैं, और वो कलर कोडेड कैटेगरीज होते हैं। ये भी बात याद रख लीजिएगा कि देयर आर 6 कलर कोडेड कैटेगरीज, ठीक है, ऑफ एयर क्वालिटी फ्रॉम गुड टू सीवियर, फ्रॉम गुड टू सीवियर। तो ये चीज़ अब आपने लिख लिया। कलर आप थोड़ा बहुत याद रख सकते हैं चाहें तो। दोस्तों एक बार ऐसे दिमाग में जमा लीजिए कि जो गुड एयर क्वालिटी है AQI 0 से 50 होगा, और ये ग्रीन रहेगा, डार्क ग्रीन। ठीक है, फिर सेटिस्फैक्ट्री एयर क्वालिटी तो AQI 51 से 100, और इसका ये हो जाएगा लाइट ग्रीन। ठीक है, फिर 101 से 200 हो गया आपका मॉडरेट AQI, और कलर हो जाएगा येलो। ठीक है, फिर 201 से 300 इसको AQI इसको बोलेंगे पुअर। ठीक है, और कलर हो जाएगा आपका ऑरेंज। ठीक है, फिर 301 से 400 तो आपका AQI हो गया वेरी पुअर। ठीक है, और इसको ये हो जाएगा आपका लाइट रेड, लाइट रेड। और 401 से 500 अगर AQI है दोस्तों तो इसको बोलेंगे सीवियर एयर क्वालिटी, और यहाँ पर जो कलर होगा वो आपका डार्क रेड होगा। बस ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में रखना छोड़िए, आप इसको लिख लीजिए। ध्यान में क्या ही रखेंगे, आप इसको लिख लीजिए। तो ये हो गया दोस्तों एयर क्वालिटी इंडेक्स। अब दोस्तों देखिए, ये तो हो गया नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर क्या क्या आते हैं, ये देख लीजिए। इसको भी लिखना था आपको, लिखना भी और याद भी करना। अभी कभी याद कर लीजिए। PM10, PM2.5, NO2, SO2, ओजोन, CO, अमोनिया, लेड, ये हो गया। अब इसी के साथ आप लिख लीजिए दोस्तों, एक होता है नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड। और इसको भी दोस्तों जो सेट किया जाता है CPCB, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही किया जाता है, सेट बाय सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। और इसमें टोटल 12 इंडिकेटर्स होते हैं। जैसे नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल कितने 8 इंडिकेटर्स हैं, तो नेशनल एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में टोटल 12 इंडिकेटर्स हैं। इसमें ये 8 इंडिकेटर्स तो है ही हैं, तो इसको पहले तो लिख लीजिए। इसमें ये 8 को लिख लीजिए, PM10, PM2.5, NO2, ओजोन, SO2, CO, NH3, लीड। और इसके बाद आपको 4 और लिख लेना है दोस्तों, वो लिख लीजिए आप, बेंजीन। ये 8 को लिखने के बाद आपको लिखना है बेंजीन। ठीक है, बेंजोपायरीन, बेंजोपायरीन, PYRENE, बेंजीन, बेंजोपायरीन। फिर लिखिए आर्सेनिक, आर्सेनिक। और फिर लिखिए निकेल, फिर लिखिए निकेल। यहीं पर आपका हो गया कि नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में टोटल 8 कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं,
और नेशनल एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स में आपके टोटल कौन कौन से पोल्यूटेंट्स हैं ये आपको लिख लेना है। दोनों जो है वो आपका सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के द्वारा ही ये सेट किया गया है, ठीक है। अब इसको एक बार देख लीजिए, जैसे गुड एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, आपको कोई भी इंपैक्ट नहीं होगा। सेटिस्फैक्टरी एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, मतलब थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट हो सकता है बहुत ज़्यादा सेंसिटिव लोगों को। मॉडरेट जो एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा उन लोगों को जिनको लंग्स का प्रॉब्लम है, जैसे अस्थमा है, हार्ट डिजीज है। तो अगर पुअर एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, फिर ब्रीदिंग डिस्कम्फर्ट होगा बहुत सारे लोगों को, लगभग सभी लोगों को। वेरी पुअर अगर एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, रिस्पिरेटरी इलनेस हो जाएगा, ठीक है। फिर सीवियर एयर क्वालिटी है तो क्या होगा, सभी लोग इससे क्या हो जाएंगे, प्रभावित हो जाएंगे। तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का नाम लिख लीजिए, सीपीसीबी। इसको, ये एक स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन है क्यों, क्योंकि इसको कंस्टिट्यूट किया गया था अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। ध्यान रहे कि एक ऐसा ही एक्ट है, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट, लेकिन जब सीपीसीबी बना था वो इस एक्ट के तहत बना था। हालांकि एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत भी सीपीसीबी को पावर्स मिले हैं, ठीक है। बट सीपीसीबी का फॉर्मेशन जो है दोस्तों वो हुआ है आपका वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट के तहत, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिए, इसको लिख लीजिए कि सीपीसीबी इज ए स्टैट्यूटरी ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म्ड अंडर वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट। पूरा ही एक्ट का आपको नाम लिखना है। तो ये क्या करती है दोस्तों, सुन लीजिए बस, कि सीपीसीबी अलॉन्ग विद स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लेजिस्लेशंस रिलेटिंग टू प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। तो ये सारा जो आपका पॉल्यूशन वगैरह से रिलेटेड जो काम है वो सीपीसीबी करती है स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के साथ में मिलकर के। अब सीपीसीबी का एक आपको इनिशिएटिव लिखिए, इनिशिएटिव ऑफ सीपीसीबी लिखिए, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम। नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, तो ये है नैम्प, नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, नैम्प। तो ये लिखिए, सबसे पहला चीज़ तो ये लिखिए कि नेशन वाइड प्रोग्राम है। यह है नेशन वाइड प्रोग्राम, और नेशन वाइड प्रोग्राम है, और इसमें टोटल 4 पॉल्यूटेंट्स हैं, ये लिखना है आपको। 4 पॉल्यूटेंट्स इसमें मॉनिटर किया जाएगा, कौन कौन सा, SO2, NO2, PM10, PM2.5, ठीक है। बस नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम, इट इज ए नेशन वाइड प्रोग्राम, बस इतना लिख लीजिए। किसके अंदर है, सीपीसीबी के अंदर। सीपीसीबी के अंदर कौन से 4 पॉल्यूटेंट को इसमें मेजर किया जाएगा, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, फिर आपका PM10 और PM2.5। फिर देख सकिए दोस्तों, एक आपका नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, इसको भी अभी हम लोग आगे देखेंगे क्या है। तो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम भी किसका प्रोग्राम है, सीपीसीबी का है, इसको भी लिख लीजिए, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय सीपीसीबी, ठीक है, ये लिखिए। और ये लिखिए टू नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम बाय सीपीसीबी कितने सिटीज में, 131 सिटीज में है। जैसे ये नेशनल एयर मॉनिटरिंग प्रोग्राम कहाँ था, नेशन वाइड था, पूरे ही देश में, लेकिन ये जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है ये सिर्फ 131 सिटीज में है, सिर्फ 131 सिटीज में है, ओके। और इसको भी सीपीसीबी के द्वारा ही इम्प्लीमेंट किया गया है, प्लस इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए एक पोर्टल लेकर के आया गया है, प्राण पोर्टल, प्राण पोर्टल टू, ठीक है, लिख लीजिए प्राण पोर्टल टू इम्प्लीमेंट इट, प्राण पोर्टल टू इम्प्लीमेंट इट। चलिए, ये चीज़ अगर आपने लिख ली है तो हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। अब दोस्तों देखिए, जैसे रेगुलेशन ऑफ फायर क्रैकर्स के बारे में न्यूज में है कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले क्या बोला था कि दिल्ली के आसपास के एरिया में ये फायर क्रैकर्स को बैन कर दिया था, ठीक है। फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफाई किया दैट इट्स 2021 डायरेक्शंस अगेंस्ट यूज ऑफ बेरियम एंड बैंड केमिकल्स इन फायर क्रैकर्स आर एप्लीकेबल अक्रॉस कंट्री। तो इस चीज़ को लिख लीजिए कि फायर क्रैकर्स ऐसे लिख लीजिए सबसे ऊपर में, ऐसे लिख करके ये लिखिए सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। फिर लिखिए यूज ऑफ बेरियम एंड बैंड केमिकल्स, ठीक है, यूज ऑफ बेरियम एंड बैंड केमिकल्स, इतना लिख लीजिए। और फिर लिखिए
बैंड अक्रॉस कंट्री, बैंड अक्रॉस कंट्री। तो अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि जो आपका बेरियम और जो आपका बैंड केमिकल्स का यूज फायर क्रैकर्स में सिर्फ दिल्ली में ही बैंड है, तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। ये अक्रॉस द कंट्री बैंड है, ठीक है, बैंड अक्रॉस द कंट्री, ऐसे आप लिख लीजिए, हो गया आपका काम, ठीक है। अब अगला चीज़ देख लीजिए, लेकिन ग्रीन क्रैकर्स आर परमिसिबल, लेकिन लिख लीजिए ग्रीन क्रैकर्स आर परमिसिबल, बस इतना ही लिख लीजिए। अब आ जाइए दोस्तों, जो हम लोग देखते हैं कि हजार्डस एंड टॉक्सिक नेचर के क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होते हैं फायर क्रैकर्स में, ठीक है। जैसे एल्यूमिनियम है दोस्तों, वो आपका कर सकता है कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, उससे हो सकता है, उसका बायो एक्यूमुलेशन होता है। देखिए ये लिखने की जरूरत तो नहीं है, प्लस लिख के आप याद भी नहीं कर सकते हैं, तो जस्ट टेक अ फील लीजिए इसका, ठीक है। फिर देखिए सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा दोस्तों, सल्फर डाइऑक्साइड वाटर वगैरह में मिलकर के एक सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरस एसिड बनाएगा, तो वो क्या करेगा, एसिड रेन करेगा और फिर प्रॉपर्टी डैमेज करेगा। पोटेशियम नाइट्रेट क्या करेगा, टॉक्सिक डस्ट क्रिएट करेगा, जिससे कार्सिनोजेनिक ये हो सकता है। फिर देखिए कार्सिनोजेनिक उसको बोलते हैं दोस्तों जो कि कैंसर काउजिंग हो सकता है, ठीक है। कोई भी ऐसी चीज़ जिससे कि कैंसर होने की संभावना है, तो उसको हम लोग कार्सिनोजेनिक बोलते हैं। फिर देखिए परक्लोरेट अमोनियम एंड पोटेशियम से क्या हो सकता है, ये सरफेस वाटर में फैल जाएगा और थायराइड प्रॉब्लम्स इससे हो सकता है। फिर देखिए बेरियम नाइट्रेट पॉइजनस है, इसका फ्यूम्स जो है आपका रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जो श्वास की नली है, उसको प्रभावित कर सकती है। फिर कॉपर कंपाउंड्स क्या कर सकता है दोस्तों, कैंसर रिस्क इससे होता है। एंटीमनी सल्फाइड क्या है, टॉक्सिक स्मोक है, ये भी आपका कार्सिनोजेनिक हो सकता है। फिर देखिए लीड डाइऑक्साइड, इन सब से क्या हो सकता है आपका डेवलपमेंटल डेंजर हो सकता है बच्चों के लिए, अनबॉर्न बेबीज के लिए। फिर लिथियम कंपाउंड आपका टॉक्सिक है। और फिर मरकरी क्या हो सकता है, ये भी टॉक्सिक हैवी मेटल है और ये बायो एक्यूमुलेट कर सकता है। फिर आर्सेनिक कंपाउंड्स, देखिए ये टॉक्सिक एस जनरेट करेगा, जिससे लंग कैंसर हो सकता है, आपका स्किन इरिटेशन ये सब हो सकता है। फिर स्ट्रॉन्सियम कंपाउंड, ये आपका बॉडी में कैल्शियम को रिप्लेस कर सकता है, तो बॉडी में कैल्शियम को रिप्लेस करते वक्त क्या हो जाएगा, आपकी हड्डियाँ वगैरह काफ़ी ज़्यादा वीक हो जाएंगी दोस्तों। तो यही है आपका, इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अब देखिए हजार्डस जो क्रैकर्स होते हैं उसमें क्या क्या उसकी खासियत है, तो इसमें हजार्डस एलिमेंट्स जैसे कि बेरियम नाइट्रेट वगैरह नहीं होते हैं, ठीक है। फिर देखिए ये पोटेशियम नाइट्रेट का भी इसमें कम यूज होता है, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट का कम यूज होता है, जैसे 30% कम यूज होता है, ठीक है। तो ये तो आपको समझ जाइए। अब आपको ये चीज़ लिखना है, फायर वो ग्रीन क्रैकर्स के ही में ही लिखिए, आप ग्रीन क्रैकर्स में लिखिए डोंट कंटेंट बेरियम नाइट्रेट, इस चीज़ को बस लिख लीजिए, ग्रीन क्रैकर्स में डोंट कंटेंट बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। फिर लिखिए ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया जा रहा है बाई CSIR, आपको पता है CSIR का फुल फॉर्म होता है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और इसके बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं ऑल ओवर इंडिया में, ठीक है। तो CSIR की एक इंस्टीट्यूट है नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CSIR नीरी के द्वारा इंडिया में ग्रीन क्रैकर्स को डेवलप किया जा रहा है। तो ये आपको लिखना है ग्रीन क्रैकर्स बिंग डेवलप्ड बाई CSIR नीरी, नेशनल इन्वायरमेंटल एंड इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों नागपुर में है। तो लिख लीजिए ग्रीन क्रैकर्स बिंग डेवलप्ड बाई CSIR नीरी, प्लीज लिखना है आपको, ठीक है। फिर अगला लिखिए ग्रीन क्रैकर्स के टाइप क्या क्या है, श्वास है SWAS श्वास, ग्रीन क्रैकर टाइप्स, बस टाइप्स वर्ड लिखिए क्योंकि आप ऑलरेडी ग्रीन क्रैकर्स लिख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ नीचे लिखिए इसके टाइप्स क्या क्या है, तो पहला है श्वास है, दूसरा है स्टार है, तीसरा है सफल। देखिए इसको बस लिख लीजिए, इसके बारे में नहीं लिखने की जरूरत नहीं कि जैसे श्वास जो है वो सेफ वाटर रिलीजर है, ये एटमॉस्फेयर में क्या करेगा कि वाटर वेपर को रिलीज करेगा और डस्ट पार्टिकल्स को कैप्चर कर लेगा। जो स्टार है ये क्या करेगा दोस्तों, इसमें पोटेशियम नाइट्रेट और सल्फर नहीं होता है, ठीक है, तो ये रिड्यूस्ड पार्टिकुलेट मैटर को एमिट करेगा। फिर जो सफल है दोस्तों, इसमें मिनिमम यूजेज ऑफ एल्यूमिनियम होगा एंड एल्यूमिनियम के बदले में क्या यूज होगा, मैग्नीशियम यूज होगा, ठीक है। ये बस आपको ध्यान में रखना है, लेकिन ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको ये ध्यान रखना कि जो श्वास है, स्टार एंड सफल है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ ग्रीन क्रैकर्स। तो जैसे आपसे ना ऐसा क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा, मान लो अगर पूछता है तो, कि श्वास, स्टार एंड सफल रिसेंटली इन न्यूज आर, और नीचे फिर अलग अलग आपको ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि दे आर ग्रीन क्रैकर्स डेवलप्ड बाई CSIR नीरी इन नागपुर, डेवलप्ड बाई CSIR नीरी इन नागपुर। तो ये तो हो गया दोस्तों ग्रीन क्रैकर। और एक अब बात किया जा रहा है इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स की, यानी कि जैसे कि ग्रीन क्रैकर में तो फिर भी कुछ पॉल्यूशन होगा, अब इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर में क्या होगा ना, जैसे कि कुछ लेजर वगैरह का यूज करके आपको
जो पटाखे जलाने से जो फील आता है या जो मज़ा आता है वही क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, तो ये लिख लीजिए, जैसे ग्रीन क्रैकर नीरी के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, CSIR नीरी के द्वारा, वैसे ही लिख लीजिए ई क्रैकर्स बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR सीरी। ठीक है, सीरी का भी फुल फॉर्म आप लिख सकते हैं। ठीक है, CSIR का फुल फॉर्म लिख लीजिए कि ये सीरी का फुल फॉर्म लिख लीजिए, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये चीज़ आप लिख लीजिए दोस्तों। और सीरी का जो हेडक्वार्टर है दोस्तों, जैसे नीरी का हेडक्वार्टर कहाँ पर था, नागपुर में था, उस तरह से सीरी का हेडक्वार्टर है आपका पिलानी में। पिलानी आपको पता है राजस्थान में है पिलानी, एक बहुत ही फेमस इंस्टीट्यूट है, बिट्स पिलानी इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है दोस्तों, तो वो भी आपका पिलानी में ही है। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना कि जो CSIR सीरी जो है, जो कि क्या बना रहा है, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स बना रहा है, ये लिख लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक क्रैकर्स बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR सीरी। CSIR सीरी का हेडक्वार्टर कहाँ है, पिलानी राजस्थान, ये चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, तो जैसे ये था ना आपका एग्जाम्पल श्वास, स्टार और सफल, वो किसका एग्जाम्पल था, ग्रीन क्रैकर का एग्जाम्पल था। वैसे ई क्रैकर्स का एग्जाम्पल लिख लीजिए, ई लाडी, ई अनार। ठीक है, ई लाडी एंड ई अनार। अब अगला दोस्तों ये लिखिए कि आपका क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया गया है। ठीक है, तो आप लिख लीजिए क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस, ये लिख लीजिए क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस। इसको लाया गया है किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। ठीक है, क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस को लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा। क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे कि खेत में कोई अनाज वगैरह आपने उगा लिया, तो ऊपर से पौधे को काट लिया, जो उसका रेजिड्यू बचा उसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग ये गाइडलाइंस है। ये गाइडलाइंस किस चीज़ के बारे में बात करता है दोस्तों, ये इनेबल करता है इफिशिएंट XC2 मैनेजमेंट ऑफ पैडी स्ट्रॉ इन पंजाब, हरियाणा, यूपी एंड दिल्ली। क्योंकि आपको पता है दोस्तों, यहाँ पर जो किसान हैं वो स्टबल बर्निंग करते हैं, जिसके कारण से कि दिल्ली का जो एयर पोल्यूशन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, दिल्ली का एयर पोल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसी को मैनेज करने के लिए यहाँ पर क्रॉप रेजिड्यू मैनेजमेंट गाइडलाइंस लाया गया है बाई मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। ठीक है, तो आपको एक बात ये ध्यान रखना है कि इससे रिलेटेड जो प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे, ठीक है, इसके रिलेटेड लाए जाएंगे गाइडलाइंस में, आप लिख लीजिए टेक्नो कॉमर्शियल पायलट प्रोजेक्ट्स लाए जाएंगे। ठीक है, पायलट प्रोजेक्ट्स जो लाए जाएंगे, ठीक है, तो इसको फंड किया जाएगा, लिखिए इसको फंड किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा 65%, इंडस्ट्री के द्वारा 25% और फार्मर्स के द्वारा 10%। ठीक है, इस ये क्या होगा, टेक्नो कॉमर्शियल पायलट, मतलब समझ लीजिए कि इसमें कुछ टेक्नोलॉजी वगैरह का इस्तेमाल करके ये जो पैडी स्ट्रॉ है या फिर और भी दूसरे अनाज का जो स्ट्रॉ है या स्टबल है उसको मैनेज किया जाएगा। ठीक है, और इसके लिए आपका जो फंडिंग होगी उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिला करके 65% खर्च करेगी, इंडस्ट्री जो है वो 25% आपका खर्च करेगी और फार्मर्स जो है वो 10% खर्च करेंगे। ठीक है, बाकी दोस्तों ये आप बस समझ लीजिए कि जैसे जब स्टबल को बर्न किया जाता है तो उससे क्या क्या रिलीज होता है, उससे पार्टिकुलेट मैटर रिलीज होता है, उससे कार्बन मोनोऑक्साइड रिलीज होता है, उससे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, उससे एस रिलीज होता है और आपका सल्फर डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है। ठीक है, स्टबल बर्निंग क्या है वो भी देख लीजिए, प्रोसेस ऑफ सेटिंग ऑन फायर द स्ट्रॉ स्टबल, जो स्ट्रॉ स्टबल है
लेफ्ट आफ्टर हार्वेस्टिंग ऑफ ग्रेन्स लाइक पैडी एंड व्हीट, तो उसको जला देने को ही स्टबल बर्निंग बोलते हैं। ठीक है, इससे इसका में क्या क्या एमिशन होता है दोस्तों, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, फिर पार्टिकुलेट मैटर, और क्या होता है इसके कारण प्लांट न्यूट्रिएंट्स की कमी हो जाती है, फिर ये इन्वायरमेंट और सॉयल हेल्थ को भी इम्पैक्ट करता है। स्टबल बर्निंग किसान क्यों करते हैं, अगेन बस सुनते जाइए। फार्मर्स यूज लेस लेबर इंटेंसिव मेथड सच एज कंबाइन हार्वेस्टर लिविंग बिहाइंड राइस स्टबल। देखिए जो स्टबल है वो ग्राउंड में क्यों छूट जाता है, क्योंकि ये जो मेथड यूज करते हैं ना कंबाइन हार्वेस्टर, तो स्टबल नीचे ही छूट जाता है। अगर स्टबल को भी निकालना है तो फिर क्या करना होगा, लेबर लगाने होंगे। ठीक है, लेबर लगाने होंगे, और लेबर कॉस्ट दोस्तों जानते हैं कि बहुत ज़्यादा हाई होता है, इसीलिए ये स्टबल बर्निंग प्रीफर करते हैं किसान। फिर दूसरा बात है दोस्तों, जो हार्वेस्टिंग सीजन है, जिस टाइम हार्वेस्ट किया गया, और फिर जैसे पैडी को हार्वेस्ट किया गया, ठीक है, उसके 10 दिन के अंदर अंदर ही वीट की प्लांटेशन शुरू हो जाती है। ठीक है, वीट की सोइंग शुरू हो जाती है। तो दोस्तों 10 दिन के अंदर अंदर ही वीट की सोइंग करनी है, तो फिर स्टबल को रिमूव करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। तो उससे अच्छा क्या है, सिंपल तरीका क्या है कि सीधा स्टबल को जला दो, तो वो आपका रेसिड्यू पूरी तरीके से खत्म होगा, और फिर वीट की सोइंग आप तुरंत शुरू कर सकते हो। फिर देखिए ये ट्रेडिशनल कन्वेंशनल प्रैक्टिस भी बहुत सालों सालों से चला रहा है, तो किसानों को लगता है कि नहीं ये तो हमारे लिए ज़रूरी है। ठीक है, दूसरा बात ये भी देखा गया दोस्तों कि पेस्ट मैनेजमेंट में भी कहीं ना कहीं जो स्टबल बर्निंग है वो हेल्प कर देते हैं। एक बार पूरा जला देने से वो छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े ये सब रहते हैं, ये जो आपके प्लांट्स को अटैक कर सकते हैं, वो भी आपके ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, फिर अब अगर स्टबल बर्निंग नहीं करना है तो हमारे पास क्या क्या ऑप्शन हैं, तो बायोमास पेलेट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे वो जो स्टबल है उन सबको निकाल लिया, उसको क्या किया, पेलेट्स, छोटे छोटे इस टाइप के पेलेट्स बना लिए, और इन पेलेट्स को हम लोग फिर थर्मल पावर प्लांट्स में यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर उससे हम लोग और क्या कर सकते हैं, कॉम्प्रेस्ड बायोगैस और सीएनजी वगैरह बना सकते हैं, या फिर उससे अल्कोहल प्रोडक्शन भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ें हो गई दोस्तों, बस लिखना आपको जितना था उतना मैं बता दिया था, और कुछ भी आपको लिखना नहीं है। अब आ जाइए दोस्तों, क्लाउड सीडिंग को देखते हैं। क्लाउड सीडिंग क्या है, तो क्लाउड सीडिंग है दोस्तों, जैसे ये क्लाउड है, ये दिल्ली से मान लीजिए पार हो रहा है, और दिल्ली में है एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ, एयर पोल्यूशन बढ़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन ये क्लाउड बारिश नहीं कराने वाला है। तो क्लाउड में कोई ऐसा चीज़ हम लोग थ्रो करें, या तो ग्राउंड से या फिर ऊपर हवाई जहाज़ वगैरह से, कि ये क्लाउड वहीं पर बारिश करा दे। जब बारिश कराएगी दोस्तों तो आपको पता है कि जो पर्टिकुलेट मैटर वगैरह हैं वो नीचे बैठ जाएंगे, तो इस तरीके से दिल्ली का पोल्यूशन जो है टेम्पोररली घट जाएगा। टेम्पोररली ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा दिल्ली का पोल्यूशन। यही है आपकी क्लाउड सीडिंग, यही है क्लाउड सीडिंग। हालांकि ये दिल्ली के लिए ही नहीं है, ऑफकोर्स मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ दिल्ली, इसको यूज आप और भी जगह कर सकते हैं। ठीक है, और भी रीजन से भी कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि खेतों में पानी चाहिए तो उस कारण से के लिए भी आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्राउंड वाटर रिचार्ज करना है इसलिए भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इस बात को आप देख लीजिए, यही है आपका क्लाउड सीडिंग। तो क्लाउड सीडिंग क्या है, ए वेदर मॉडिफिकेशन टेक्निक टू इन्हांस प्रेसिपिटेशन बाय डिस्पर्सिंग सब्सटेंसेस इनटू द एयर दैट हेल्प टू सैचुरेट द क्लाउड्स, यानी क्लाउड्स को सैचुरेट करके उससे बारिश निकालने की प्रोसेस को ही क्लाउड सीडिंग बोला जा रहा है। अब केमिकल्स क्या क्या यूज किए जाएंगे क्लाउड सीडिंग में, बस वो लिख लीजिए, केमिकल्स यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, केमिकल्स यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग, बस ये लिखिए। तो सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस, ये चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। केमिकल्स यूज्ड इन क्लाउड सीडिंग में आप 4 चीज़ें लिख लीजिए, सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, सोडियम क्लोराइड एंड ड्राई आइस, ये 4 चीज़ें हम लोग यूज कर सकते हैं फॉर क्लाउड सीडिंग। अब देखिए क्या क्या कंडीशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है फॉर क्लाउड सीडिंग, ये भी आपको पता होना चाहिए। एक तो क्लाउड्स जो है वो डीप एनफ होना चाहिए, यानी कि गहरे क्लाउड्स होने चाहिए। क्लाउड्स में मतलब ये आपका वाटर वेपर की मात्रा होनी चाहिए। ठीक है, ऐसा नहीं कि एकदम हल्का फुल्का क्लाउड है उसकी सीडिंग करके आप उससे बारिश निकाल दोगे, ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो होने चाहिए, कंडीशंस लिख लीजिए, कंडीशंस फॉर क्लाउड सीडिंग। ऊपर आप एक बार क्लाउड सीडिंग लिख लो,
नीचे एक बार लिखो केमिकल्स यूज्ड, तो केमिकल्स हो गया। फिर लिखिए कंडीशंस, तो यहाँ कंडीशंस आप लिख सकते हैं। तो कंडीशंस होने चाहिए, तो सबसे पहले लिख लीजिए क्लाउड्स, डीप डीप क्लाउड्स, ये लिख लीजिए डीप क्लाउड्स होने चाहिए, ठीक है। फिर टेम्परेचर लो टेम्परेचर, मतलब लेस देन -10 डिग्री सेल्सियस ऐसे होना चाहिए टेम्परेचर। फिर देखिए क्लाउड शुड कवर एटलीस्ट 50% ऑफ टारगेट एरिया, क्लाउड शुड कवर एटलीस्ट 50% ऑफ टारगेट एरिया। रिलेटिव ह्यूमिडिटी should be greater than 75%, relative humidity should be greater than 75%, ठीक है। और क्लाउड शुड बी कोल्ड इनफ, क्लाउड शुड बी कोल्ड इनफ। ये सारे आपके हो गए क्या कंडीशंस। और टाइप्स ऑफ क्लाउड सीडिंग दोस्तों क्या क्या है, एक है हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग। तो हाइग्रोस्कोपिक क्लाउड सीडिंग में दोस्तों हम लोग सॉल्ट को डिस्पर्स करते हैं एक्सप्लोजिव्स वगैरह के थ्रू, ठीक है। तो आपको पता है कि जो क्लाउड का फॉर्मेशन होता है दोस्तों, वो हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के अराउंड होता है, ठीक है। तो मान लीजिए वाटर वेपर तो है आकाश में, लेकिन ये नहीं है आपका हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल नहीं है, तो हम लोग हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल को एक्सप्लोजिव के थ्रू ऊपर एटमॉस्फेयर में स्प्रेड कर देते हैं। तो फिर उस हाइग्रोस्कोपिक पार्टिकल के अराउंड क्या बन सकता है, क्लाउड फॉर्म हो सकता है। फिर दूसरा तरीका क्या है दोस्तों, डायनेमिक क्लाउड सीडिंग है, और तीसरा स्टैटिक क्लाउड सीडिंग है, ठीक है। तो आपको ये समझना है कि हम लोग जो भी पार्टिकल वगैरह को क्लाउड में मिक्स कर रहे हैं, वो ऊपर हवाई जहाज वगैरह से भी कर सकते हैं और नीचे ग्राउंड लेवल से भी कर सकते हैं। हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए एक बार हो गया। अब आ जाइए दोस्तों स्वच्छ वायु सर्वेक्षण, ये टॉपिक लिख लीजिए, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण। इसका इंग्लिश नाम है क्लीन एयर सर्वे, ठीक है। तो लिखिए ये एक इनिशिएटिव है बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, स्वच्छ वायु सर्वेक्षण या फिर क्लीन एयर सर्वे, एन इनिशिएटिव बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है। अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, आपको पता है ऊपर भी मैंने बताया था कि नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम कितने सिटीज़ के लिए है, 131 सिटीज़ के लिए है, ठीक है। तो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज का एक इनिशिएटिव है, किसके अंदर, अंडर क्लीन एयर प्रोग्राम, अंडर नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्तों, जो NCAP जो है नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम वाज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज ए कॉम्प्रिहेंसिव इनिशिएटिव इन पार्टनरशिप विथ वेरियस मिनिस्ट्रीज। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, इतना आपने लिख चुके हैं वो काफ़ी है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का, तो अवेयरनेस क्रिएट करना सोसाइटी में, इन्फॉर्म करना सिटीजन्स अबाउट द हेल्थ इम्पैक्ट्स रिलेटेड टू पॉल्यूशन एक्सपोजर। फिर देखिए कंपेयर करना एयर क्वालिटी कंडीशंस ऑफ एट डिफरेंट लोकेशन, अलग अलग लोकेशन की एयर क्वालिटी को कंपेयर करना। फिर टू अचीव नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम गोल, क्लीन एयर फॉर ऑल। तो यहाँ जहाँ आप लिखे थे ना कि स्वच्छ वायु सर्वेक्षण इनिशिएटिव ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज अंडर NCAP, और NCAP के अंदर ही ऐसे लिख लीजिए गोल है इसका क्लीन एयर फॉर ऑल, ठीक है। ये चीज़ आप लिख लीजिए, ये भी लिख लीजिएगा जरूर कहीं कि ना कहीं कि इसमें 131 सिटीज कवर्ड है, ठीक है। जो इसका पोर्टल है वो मैंने ऊपर भी बताया था, पोर्टल है इसका प्राण पोर्टल, प्राण पोर्टल, प्राण पोर्टल को यूज किया जाता है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है। जो टॉप 3 सिटीज़ हैं, तो देखिए अलग अलग कैटेगरीज के जो सिटीज़ हैं उसकी बात की जा रही है, ठीक है। तो फर्स्ट कैटेगरी यानी मिलियन प्लस पॉपुलेशन वाली सिटीज़ में जो फर्स्ट रैंक पर आई है वो है इंदौर। तो लिखिए अवार्ड किसको किसको मिला है, ये स्वच्छ वायु सर्वेक्षण का जो अवार्ड मिला है वो किसको किसको मिला है, तो सबसे पहला मिला है इंदौर को, मिलियन प्लस सिटी में, लिखिए मिलियन प्लस सिटी में अवार्ड मिला है इंदौर को, ठीक है, फर्स्ट। फिर 3 से 10 लाख पॉपुलेशन वाली सिटी में अवार्ड मिला है अमरावती महाराष्ट्र को, अमरावती महाराष्ट्र को। फिर लेस देन 3 लाख वाली सिटी में, लेस देन 3 लाख सिटी में अवार्ड मिला है परवाणु हिमाचल प्रदेश को, परवाणु कहाँ पर है, हिमाचल प्रदेश।
लिख लीजिए, तीनों चीज़ें आपको लिख लेना है। और दोस्तों जो स्वच्छ वायु सर्वेक्षण है, इसका क्या क्या क्राइटेरिया है, तो ये आप बस ऐसे देख लीजिए। इसमें बायोमास एंड म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट की कितनी बर्निंग है होती है ये देखा जाता है। रोड डस्ट इसमें कितना है वो देखा जाता है। डस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन वेस्ट इसको देखा जाता है। वेहिकुलर एमिशंस को देखा जाता है। अदर एमिशंस को देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि आपका पब्लिक को कितना अवेयरनेस फैलाया जा रहा है वो भी देखा जाता है। फिर इन्वेस्ट इम्प्रूवमेंट क्या है PM10 में, PM10 की कंसंट्रेशन में वो देखा जाता है। फिर एमिशन फ्रॉम इंडस्ट्रीज को भी देखा जाता है। मतलब इन सारे क्राइटेरिया के आधार पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण की रैंकिंग दी जाती है दोस्तों। अब अगला लिखिए दोस्तों, एक रिपोर्ट का नाम है, ये वाटर पोल्यूशन पर हम लोग आ गए हैं। तो एक रिपोर्ट है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, इसको लाया गया है मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा, बस ये आप लिख लीजिए, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट बाय मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, इसको प्रिपेयर करने के लिए आपका सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड और प्लस स्टेट के भी जो वाटर बोर्ड्स हैं उनका यूज किया गया है, प्लस स्टेट्स एंड यूटीज ऐसे लिख लीजिए। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड प्लस स्टेट्स एंड यूटीज। इसको अनाउंस रिलीज किसके द्वारा किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। और प्रिपेयर किसके द्वारा किया गया है? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, स्टेट्स एंड यूटीज के द्वारा किया गया है, मिलजुल करके। ठीक है, इंडिया में जो वाटर का गवर्नेंस होती है वो कैसे होती है, बस इसको समझना है। ये तो आपने लिख लिया, अच्छा किया। अब इसको समझिए। तो इसके गवर्नेंस के लिए सेंट्रल की कुछ मिनिस्ट्रीज काम करती है, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। फिर स्टेट गवर्नमेंट की जो ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट्स हैं वो काम करती है। फिर स्टेट एंड सेंट्रल की जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं वो काम करती है। फिर डेडिकेटेड अथॉरिटीज़ हैं जैसे कि सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, सेंट्रल ग्राउंड वाटर अथॉरिटी, ये सब भी इसके लिए काम करती हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों जो ये रिपोर्ट है डायनेमिक ग्राउंड वाटर रिसोर्स असेसमेंट रिपोर्ट, इससे कुछ कुछ चीज़ें हम लोग देखेंगे। जो मैं आपको ट्रेंड बताऊं लिखने के लिए, बस उसको लिखिएगा। तो पहले लिखिए, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री, टोटल एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज इन द कंट्री इंक्रीज्ड, ठीक है, इंक्रीज्ड 436 BCM इन 2022 से 449 BCM इन 2023। तो इसको भी बगल में आप लिख लीजिएगा। लेकिन ये तो आपको याद ही रखना है कि टोटल जो एनुअल ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो हमारे कंट्री में कहीं ना कहीं इंक्रीज हुआ है, घटा नहीं है, बढ़ा है। फिर देखिए दोस्तों, जो कुछ एरिया जिसको बोला जाता है ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स, मतलब जहां पर कि ग्राउंड वाटर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स डिक्रीज्ड, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स डिक्रीज्ड, बस। फिर ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स हैव डिक्रीज्ड और ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स आर कंसंट्रेटेड इन, ओवर एक्सप्लॉयटेड यूनिट्स आर कंसंट्रेटेड इन, ये लिख लीजिए आप प्लीज, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी। ओवर एक्सप्लॉयटेड जो वाटर ग्राउंड वाटर की यूनिट्स हैं वो कहाँ कहाँ पर कंसंट्रेटेड हैं? तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एंड वेस्टर्न यूपी में ये कंसंट्रेटेड हैं। ये तो ये आपको लिख लेना है। फिर बाकी दो चीज़ें आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलिए एक चीज़ आप लिखिए, जो ग्राउंड वाटर से रिलेटेड कुछ और चीज़ें लिखनी है आपको। देखिए, वर्ल्ड का लार्जेस्ट यूज ऑफ ग्राउंड वाटर इंडिया के द्वारा किया जाता है। तो पॉइंट देख के लिखिए, इंडिया इज द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्रेटर देन
यूएस प्लस चाइना कंबाइंड, मतलब यूएस अलग अलग, यूएस से भी ज़्यादा है और चाइना से भी ज़्यादा हम लोग ग्राउंड वाटर का यूज करते हैं, प्लस यूएस जितना ग्राउंड वाटर का यूज करता है और चाइना जितना ग्राउंड वाटर का यूज करता है, दोनों को कंबाइन भी कर दिया जाए फिर भी इंडिया से कम ही यूज करते हैं वो लोग। तो ये लिख लीजिए कि इंडिया इज़ द लार्जेस्ट यूजर ऑफ ग्राउंड वाटर, ग्रेटर देन यूएस प्लस चाइना कंबाइंड। ठीक है, बस अब आपको लिखने की जरूरत नहीं है जब तक मैं ना बोलूँ। जैसे देखिए, इंटरकनेक्टेड डिजास्टर रिस्क रिपोर्ट लाया गया था बाय यूनाइटेड नेशन की यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो इसने क्या कहा कि सम एरियाज इन इंडो गैंगेटिक बेसिन इन इंडिया हैव ऑलरेडी पास्ड द ग्राउंड वाटर डिप्लीशन टिपिंग पॉइंट, यानी कि जो इंडो गैंगेटिक जो एरिया है, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, उसमें कुछ प्लेसेस ऐसे दोस्तों जो कि ग्राउंड वाटर की टिपिंग पॉइंट को भी पार कर चुके हैं, यानी कि मतलब एक बहुत ज़्यादा क्रिटिकल लो ग्राउंड वाटर से भी नीचे वो जा चुके हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, तो ये तो आपको पता ही है, इसके लिए आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। फिर देखिए, इंटायर नॉर्थ वेस्टर्न रीजन इज प्रेडिक्टेड टू एक्सपीरियंस क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर अवेलेबिलिटी बाय 2025। तो 2025 तक जो है आपका इंटायर जो नॉर्थ वेस्ट है, ये पंजाब हरियाणा वेस्टर्न यूपी, तो ये जो है बहुत ज़्यादा क्रिटिकली लो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा। फिर देखिए, आप इसको देखिए कि डिक्लाइन ऑफ ग्राउंड वाटर के क्या क्या इंपैक्ट हो सकते हैं, बस देखना है, लिखने की जरूरत नहीं है। तो रिड्यूस्ड सरफेस वाटर सप्लाई हो जाएगा, जब ग्राउंड वाटर कम हो जाएगा दोस्तों, फिर सरफेस वाटर पर टूट पड़ेंगे हम लोग, तो ऐसे करके सरफेस वाटर सप्लाई भी क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। फिर आपका एक्वीफर सिंक होगा, एक्वीफर जब में जब पानी कम होगा दोस्तों, तो लैंड आपका सबसाइड करेगा, यानी अंदर धंसेगी ज़मीन। ठीक है, फिर इससे फूड सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, फिर इससे वाटर क्वालिटी कंसर्न भी हो सकता है। ठीक है, आपको पता है कि जैसे ग्राउंड वाटर में भी कुछ पॉल्यूशन है, लेकिन वो पॉल्यूशन डाइल्यूटेड रहता है जब ग्राउंड वाटर में पानी का लेवल अधिक रहता है, तो लेकिन पानी जब बहुत कम रहेगा तो पॉल्यूशन क्या हो जाएगा, कंसनट्रेटेड हो जाएगा। फिर देखिए, जो कॉस्ट है वाटर पंपिंग का वो भी क्या हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा, क्योंकि जब हम लोग को और नीचे से पानी निकालना होगा तो इलेक्ट्रिसिटी का कॉस्ट ज़्यादा लगेगा, प्लस हम लोग को और ज़्यादा पावरफुल पंप्स लगाने पड़ेंगे। ठीक है, तो ये सब आपको तो पता ही है। अब आ जाइए, एक ये बोर्ड है सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड, इसके बारे में लिख लीजिए। इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में, इसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में, और ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, ये काम करता है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब इसका क्या क्या मैंडेट है उसको बस एक बार सुन लीजिए, ये और ये लिख लीजिए। ठीक है, और इसका क्या क्या काम करता है, ये नेशनल एपेक्स एजेंसी है, ये इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोवाइडिंग साइंटिफिक इनपुट्स फॉर मैनेजमेंट, एक्सप्लोरेशन, मॉनिटरिंग, असेसमेंट, ऑगमेंटेशन एंड रेगुलेशन ऑफ ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज। यानी ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज से रिलेटेड सारा काम करने का जिम्मेवारी किसका है, सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड का, जिसका हेडक्वार्टर है फरीदाबाद हरियाणा में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के अंडर काम करता है। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट है, देखिए वाटर ट्रेडिंग का मतलब क्या है कि वाटर को एक कमोडिटी के रूप में आप मान करके उसकी ट्रेडिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो आपको बस इतना लिखना है कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म्स टू प्रोमोट द यूज ऑफ ट्रीटेड वेस्ट वाटर। ठीक है, लिखिए, ये भी मत लिखिए, आप लिखिए ए रिपोर्ट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म, लिखिए ए रिपोर्ट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म रिलीज्ड बाय नीति आयोग। ठीक है, ए रिपोर्ट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म रिलीज्ड बाय नीति आयोग, यानी अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट है रिसेंटली, मतलब इंडिया में वाटर ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई भी रिपोर्ट की बात है, तो उसको किसने पब्लिश किया है, किसने रिलीज किया है, ये आपको ध्यान में रखना है कि नीति आयोग ने। ध्यान में नहीं रखना है, आपको लिखना है फिलहाल। ठीक है, रिपोर्ट ऑन या फिर ए डॉक्यूमेंट ऑन वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म रिलीज बाय नीति आयोग, ये चीज़ आप लिख लीजिए। ठीक है, फिर वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म है क्या दोस्तों, इसको समझ लीजिए कि वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म इज ए वाटर मार्केट मैकेनिज्म दैट कंसीडर्स वाटर एज ए कमोडिटी रादर देन ए पब्लिक गुड। ठीक है, तो ये चीज़ लिखिए, वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म का मतलब क्या है, तो नीचे लिख लीजिए वाटर एज ए कमोडिटी, ये लिख करके टिक कर दीजिए, वाटर एज पब्लिक गुड, ये लिख के क्रॉस कर दीजिए। मतलब वाटर मार्केट मैकेनिज्म का अर्थ क्या है कि वाटर एक कमोडिटी है, हाँ है,
इसका, और अगर ऐसा बोलता है कि वाटर मार्केट मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि वाटर एक पब्लिक गुड है, तो नहीं, नहीं है। अगर वाटर को मार्केट में हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है, उसका मार्केट क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग ये नहीं बोल सकते ना कि फिर ये पब्लिक गुड है, फिर तो ये ट्रेडेबल कमोडिटी बन जाएगी, ठीक है। तो ये दोनों लाइन आप लिख लीजिए, वाटर मार्केट मैकेनिज्म ऐसे लिख लीजिए, वाटर मार्केट मैकेनिज्म बराबर बराबर वाटर एज ए कमोडिटी यस, बराबर वाटर एज ए पब्लिक गुड नो, ठीक है। तो दोस्तों इसकी मैकेनिज्म क्या होगी, यानी वाटर ट्रेडिंग मैकेनिज्म क्या होगी, तो एक वाटर कंपनी होगी, rather देन क्रिएटिंग इट्स ओन रिसोर्स कैन बाई द वाटर फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड सेल इट टू यूजर, ठीक है। फिर इनेबलिंग एलिमेंट्स क्या क्या होंगे दोस्तों वाटर ट्रेडिंग के, ओनरशिप ऑफ वाटर जो है वो होना चाहिए, शुड बी इनडिस्प्यूटेबल, यानी कि अगर एक कंपनी को एक डैम दे दिया गया, तो वो वहाँ से डैम से पानी निकालने गई, तो वहाँ से 1000 लोग जा करके बोल रहे हैं कि नहीं, ये डैम का पानी जो है हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो जो ओनरशिप है वाटर का वो क्लियरली आइडेंटिफाइबल होना चाहिए। फिर देखिए वाटर की इंटाइटलमेंट जो है वो ट्रांसफरेबल होनी चाहिए, जैसे वो कंपनी के पास ये ओनरशिप है अभी उस वाटर की, तो वो चाहे तो वो किसी और को बेच सकता है, ये टाइप की चीज़ होनी चाहिए। फिर वाटर रीयूज सर्टिफिकेट एज ए ट्रेडेबल परमिट, ये भी इशू होना चाहिए, ठीक है। तो खैर ये सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब एक चीज़ आप लिखिए दोस्तों, water.org जो है उसने स्टार्ट किया है एक इनिशिएटिव फॉर वाटर क्रेडिट लोन, ठीक है। water.org हैज स्टार्टेड एन इनिशिएटिव फॉर वाटर क्रेडिट लोन, ठीक है। और water.org है क्या, ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों, जो कि वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करता है, जो कि वाटर और सैनिटेशन के लिए काम करता है। तो लिख लीजिए water.org, ठीक है, a global non-profit organization works for water and sanitation, brought an initiative for water credit loan, अब कुछ और चीज़ें हम लोग देख लेते हैं, जैसे दोस्तों, जैसे एक है नेशनल वाटर अवार्ड्स, तो नेशनल वाटर अवार्ड्स का ये 4th वर्जन अभी आया है 2022 में, ठीक है। तो इसके प्रोमिनेंट विनर्स जो है, बेस्ट स्टेट में मिला है एमपी को, लिख लीजिए नेशनल वाटर अवार्ड्स, ठीक है, नेशनल वाटर अवार्ड्स लिखिए, लॉन्च्ड इन 2018 बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन, बाय डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज, रिवर डेवलपमेंट एंड गंगा रिजुवेनेशन। तो ये एक डिपार्टमेंट है, इसके द्वारा इस अवार्ड को लाया गया है, ठीक है। 2022 में लिख लीजिए बेस्ट स्टेट अवार्ड एमपी को मिला है, और बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है गंजम डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा को। चलिए अगला चीज़ देखिए दोस्तों, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। तो हालांकि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स जो है यमुना का वो अभी इम्प्रूव हो गया है, ठीक है। ये चीज़ आपको लिखना नहीं है, लेकिन आपको लिखना क्या है कि वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मेजर करने के 2 तरीके हैं, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लिख करके आप सबसे पहले लिखिए, वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स लिख करके आप लिखिए कि बीओडी क्या होता है दोस्तों, बीओडी होता है अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड फॉर एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर। आप पूरा लिख लीजिए इसको, लिख लीजिए। वाटर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स के 2 पैरामीटर्स हैं। तो पहला पैरामीटर इसमें क्या है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड का डेफिनेशन आपको लिखना है कि इट इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन नीडेड बाय एरोबिक ऑर्गेनिजम्स टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन वाटर, तो अगर देखिए पानी में अगर ज़्यादा आपके ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए क्या चाहिए होगा, ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगा। तो ज़्यादा ऑक्सीजन अगर उसको ब्रेक डाउन करने में यूज हो जाएगा, तो उस वाटर का डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। और उस वाटर को क्या बोला जाएगा, हाईली पॉल्यूटेड वाटर बोला जाएगा। तो ये भी लिख लीजिए, हाई बीओडी implies low dissolved oxygen
एंड हाई पोल्यूशन। ये चीज़ आप लिख लीजिए। फिर अगला लिखिए दोस्तों, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड। देखिए केमिकल ऑक्सीजन डिमांड में और बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड में क्या अंतर है, आप डेफिनेशन ही लिख लीजिए, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मटेरियल वाया ऑक्सीडेशन। यहाँ पर क्या था, वाया एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, वाया ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू ब्रेक डाउन द ऑर्गेनिक मैटर वाया ऑक्सीडेशन इन वाटर। ठीक है, ऑक्सीडेशन के थ्रू जो ऑर्गेनिक मटेरियल है उसको ब्रेक डाउन करने के लिए जितना डिजॉल्व ऑक्सीजन की जरूरत है उसको केमिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जा रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू जितना ऑर्गेनिक मटेरियल को ब्रेक डाउन करने के लिए जितना ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है उसको उसको बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बोला जा रहा है। ठीक है, एक बात सही है कि अगर ये जो वैल्यू ऑफ आपका COD है यानी केमिकल ऑक्सीजन डिमांड है वो हमेशा ग्रेटर होगा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के, तो इससे भी इसको भी आप लिख लीजिए, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड इज ऑलवेज ग्रेटर देन बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। फिर ये भी आपको जानना जरूरी है कि अगर केमिकल ऑक्सीजन डिमांड का वैल्यू भी हाई है मीन्स ये क्या बता रहा है कि पॉल्यूशन हाई है। फिर अगला लिखिए दोस्तों, सेंट्रल वाटर कमीशन। तो सेंट्रल वाटर कमीशन ने क्या बोला है दोस्तों कि वाटर लेवल जो है आपका इंडिया के साउदर्न स्टेट्स के रिजर्वायर्स में वो बहुत कम हो गया है, हालांकि ये आपको लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो सेंट्रल वाटर कमीशन ये है क्या, तो ये लिखिए, ये प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है, प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया है इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, सेंट्रल वाटर कमीशन प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, अब इसका पर्पस क्या है, बस सुनना है आपको। पर्पस क्या होगा, इनिशिएटिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड फर्दरिंग इन कंसल्टेशन विद स्टेट गवर्नमेंट्स कंसर्न्ड स्कीम्स फॉर कंट्रोल, कंजर्वेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर रिसोर्सेज थ्रू आउट द कंट्री। तो यही सब इसका पर्पस है, वो सब छोड़िए, आपको ये समझना है कि जो फ्लड वॉच ऐप है इसने इंट्रोड्यूस किया है। तो सेंट्रल वाटर कमीशन करके आपने ये लिख दिया कि इट इज ए प्रीमियर टेक्निकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति एंड इट हैज़ इंट्रोड्यूस्ड फ्लड वॉच ऐप। यानी ये दिखेगा कि फ्लड का सिचुएशन पर ये रियल टाइम आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। फिर आइए दोस्तों जल दिवाली की बात करते हैं हम लोग। जल दिवाली एक इनिशिएटिव है, लिख लीजिए, जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वीमेन कैंपेन। जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वीमेन कैंपेन बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, बाई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, जल दिवाली इनिशिएटिव है, जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वीमेन कैंपेन बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। ठीक है, इसको इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अमृत, जो अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन है वो, और प्लस नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, ये दोनों मिल करके इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। ये दोनों मिशन के अंतर्गत ही ये इम्प्लीमेंट होगा। तो लिख लीजिए, जल दिवाली वीमेन फॉर वाटर एंड वाटर फॉर वीमेन कैंपेन लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स विल बी इम्प्लीमेंटेड बाय अमृत एंड NULM। इतना लिख लीजिए। जब एम है, बस एम लिख करके लिखिए कि इंक्लूजन ऑफ वीमेन इन वाटर गवर्नेंस। ये तो नाम से ही पता चल रहा है, पर ठीक है, एम है इसका इंक्लूजन ऑफ वीमेन इन वाटर गवर्नेंस।
इसको भी लिख लीजिए, जो अमृत है, ऊपर फुल फॉर्म आपने लिख लिया है। इसको लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा 2015 में। तो इसको बस इतना लिख लीजिए, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, ठीक है। पहले था ये फॉर 500 सिटीज़, अब ये है हर एक यूनिवर्सल कवरेज की बात करता है, ठीक है। पहले 500 सिटीज़ के लिए था, लेकिन अब हर एक की बात करता है। आपको फिलहाल कुछ भी ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप बस इतना लिख लीजिए, अमृत मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में है, बस। अब आइए दोस्तों, प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात करते हैं। तो एक रिपोर्ट का नाम लिखिए सबसे पहले, प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट इसको रिलीज किया गया है दोस्तों स्विस रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन के द्वारा। रिलीज बाय स्विस रिसर्च कंसल्टेंसी अर्थ एक्शन के द्वारा। ये चीज़ लिख लीजिए आप। कुछ डेटा है, बस सुनिए उसको। जैसे 3.4 मिलियन टन प्लास्टिक वेस्ट पर ईयर क्रिएट होता है, ये सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड कह रही है, ठीक है। फिर इंडिया में 12.3% प्लास्टिक वेस्ट रिसाइकल किया जाता है मात्र। फिर 98% ऑफ जनरेटेड वेस्ट आर मिसमैनेज्ड इन इंडिया। तो जो जितना वेस्ट जनरेट होता है उसका 98% तो मिसमैनेज ही होता है दोस्तों, ठीक है। फिर देखिए प्लास्टिक ओवरशूट डे है क्या, तो इट रेफर्स टू द डे व्हेन अमाउंट ऑफ प्लास्टिक वेस्ट सरपासेस द कैपेबिलिटी ऑफ वेस्ट मैनेजमेंट सिस्टम्स टू इफेक्टिवली मैनेज, ठीक है। तो लिख लीजिए प्लास्टिक ओवरशूट डे क्या है, इट रेफर्स टू द डे व्हेन capability of waste management systems to effectively manage the amount of plastic waste surpasses, ठीक है। प्लास्टिक ओवरशूट डे is the day when capability of waste management systems to effectively manage the amount of plastic waste surpasses। तो बस ये आपको लिख करके समझ लीजिए। यानी जैसे कि देखिए वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं हर कंट्री में, ठीक है। और वेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस मान लीजिए 500 kg वेस्ट को मैनेज कर सकती हैं, ठीक है। 500 kg वेस्ट मैनेज कर सकती हैं एक साल में, 1 ईयर में, ठीक है। और हर दिन आप जो है 10 kg वेस्ट जनरेट कर रहे हैं, 10 kg वेस्ट जनरेट कर रहे हैं हर दिन, ठीक है। तो ओवरऑल 50वें दिन जाते जाते तक कितना वेस्ट जनरेट हो जाएगा, 500 kg वेस्ट जनरेट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद आप जितना भी एक्स्ट्रा वेस्ट जनरेट करेंगे, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करेंगे, वो इसकी कैपेसिटी से क्या है, बाहर है। तो 50वां दिन ही क्या हो जाएगा, एक साल में जो 50वां दिन हो जाएगा वो उस साल का क्या हो जाएगा, प्लास्टिक ओवरशूट डे। यानी 50वें दिन तक तो जितना वेस्ट जनरेट हुआ है उतने तक को ये मैनेज करने की हमारी वेस्ट मैनेजमेंट की कैपेसिटी है, उसके बाद की कैपेसिटी हमारी नहीं है। तो उसी को बोला जाएगा क्या, प्लास्टिक ओवरशूट डे। प्लास्टिक ओवरशूट डे रिपोर्ट किसके द्वारा लाया गया है, अर्थ एक्शन, जो कि एक रिसर्च कंसल्टेंसी है स्विट्जरलैंड की। 2023 में 28 जुलाई को दोस्तों प्लास्टिक ओवरशूट डे आ गया था। यानी 28 जुलाई से पहले पहले तक जितना प्लास्टिक जनरेट हुआ, साल में जो वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसीज हैं उतना ही प्लास्टिक को मैनेज कर सकती हैं। उसके बियॉन्ड जितना भी प्लास्टिक जनरेट हुआ दोस्तों, प्लास्टिक वेस्ट जनरेट हुआ, वो टोटली क्या करेगा, इन्वायरमेंट को बस नुकसान पहुंचाएगा, क्योंकि उसको मैनेज करने की कैपेबिलिटीज़ नहीं है हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में, ठीक है। बाकी ये सब कुछ डेटा है, देख लीजिए, आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। जैसे इंडिया जो है अमंग 12 कंट्रीज है रिस्पॉन्सिबल फॉर 52% ऑफ वर्ल्ड्स मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट। तो वर्ल्ड की जो 52% मिसमैनेज्ड प्लास्टिक वेस्ट है उसमें इंडिया एक टॉप कॉन्ट्रीब्यूटर है दोस्तों। इंडिया में प्लास्टिक का यूज़ तो बहुत कम होता है, लेकिन प्लास्टिक पोल्यूशन ज़्यादा होता है, क्योंकि जितना भी यूज करते हैं हम लोग उसको मैनेज नहीं कर पाते हैं, ठीक है। प्लास्टिक जो है यूज अगर दूसरे कंट्रीज से देखा जाए, डेवलप्ड कंट्रीज की तुलना में हम लोग कम ही प्लास्टिक यूज करते हैं, बट हमारी जो उसको मैनेज करने की कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है दोस्तों। अब इसको प्लास्टिक पोल्यूशन को कट करने के लिए कुछ कुछ टूल्स आ रहे हैं, जैसे प्लास्टिक क्रेडिट्स ले आइए, ठीक है। फिर प्लास्टिक ऑफसेटिंग ले आइए,
ठीक है। फिर प्लास्टिक न्यूट्रलिटी, ये सब मैकेनिज्म को ले करके आप क्या कर सकते हो। प्लास्टिक क्रेडिट्स क्या है, तो ये फॉर्म ऑफ ट्रेडेबल क्रेडिट्स है दैट कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय कंपनीज इन ऑर्डर टू ऑफसेट देयर प्लास्टिक वेस्ट। मतलब ये कंपनी है तो उसको बता दीजिए कि आप इतना ही प्लास्टिक वेस्ट जनरेट कर सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा जनरेट किया, ठीक है, एक कंपनी ने अपने कैपेसिटी से ज़्यादा जनरेट किया ए ने, और बी ने अपने जो उसको मैंडेटेड ये था कि आप इतना प्लास्टिक जनरेट कर सकते हैं वेस्ट, तो उसने उससे कम ही जनरेट किया है, तो इसको मिल जाएगा, बी को प्लास्टिक क्रेडिट मिल जाएगा और बी ए को अपना प्लास्टिक क्रेडिट क्या कर सकता है, बेच सकता है। ठीक है। उसी तरीके से प्लास्टिक ऑफसेटिंग हो गया दोस्तों, बेस्ड ऑन द आइडिया दैट कंपनीज एंड कंज्यूमर्स कैन कंपनसेट फॉर देयर प्लास्टिक कंजम्पशन बाय परचेजिंग प्लास्टिक क्रेडिट्स। तो ये जो प्लास्टिक क्रेडिट किसी बी कंपनी ने प्लास्टिक क्रेडिट क्रिएट की है, तो कंपनी ए जो है वो एक्स्ट्रा प्लास्टिक का वेस्ट क्रिएट करके भी क्या कर सकता है, बी कंपनी से प्लास्टिक क्रेडिट को खरीद करके अपना ओवरऑल ऑब्लिगेशन को मीट कर सकता है। ठीक है, तो ये सब आइडिया है दोस्तों। फिर प्लास्टिक न्यूट्रलिटी क्या है, क्लेम्ड व्हेन अ कंपनी हैज परचेज्ड इनफ प्लास्टिक क्रेडिट्स टू ऑफसेट इट्स इंटायर प्लास्टिक फुटप्रिंट फॉर अ सेट पीरियड ऑफ टाइम। यानी कि जितना एक कंपनी ने प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया है उसको पूरी तरीके से समझ लो मैनेज कर लिया, जीरो कर लिया है बाई परचेजिंग इनफ प्लास्टिक क्रेडिट्स। यानी प्लास्टिक क्रेडिट्स में इन्वेस्ट करके उसने अपने प्लास्टिक रिलेटेड ऑब्लिगेशन को मीट कर लिया है। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं दोस्तों। इंडिया में इससे रिलेटेड क्या क्या किया गया है, तो प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स लाया गया है 2021 में। तो इसने क्या किया है, सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। लिख लीजिए, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स 2021, लिख लीजिए। प्रोहिबिटेड द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक्स। तो ये सब लिखने के बाद आप सिंपली लिख लीजिए प्रोहिबिटेड सिंगल यूज प्लास्टिक। ठीक है, तो मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन सब कुछ ही बैन हो गया है। ठीक है। फिर अगला चीज़ क्या किया है दोस्तों, जो थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स है, जो प्लास्टिक कैरी बैग्स की थिकनेस है जो कि यूज की जाएगी उसको बढ़ा करके किया गया था पहले 50 to 75 माइक्रोन्स। ठीक है, और उसको और बढ़ा दिया गया है 120 माइक्रोन्स तक उसको ले गया गया है। ठीक है, ठीक है, ये समझ लीजिए। जो थिकनेस ऑफ आपकी कैरी बैग्स थी जो पहले अलाउड थी 50 से पहले 50 माइक्रोन्स तक अलाउड थी, उसको बढ़ा करके किया गया 75 माइक्रोन्स, और अब उसको बढ़ा करके कर दिया गया है 120 माइक्रोन्स। तो आप सीधा ये लिख लो ना कि थिकनेस ऑफ प्लास्टिक कैरी बैग्स शुड बी ग्रेटर देन 120 माइक्रोन्स, बिकॉज लेटेस्ट में 120 माइक्रोन्स ही है। और क्या क्या इनिशिएटिव लाया गया है दोस्तों, जैसे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस लाई गई है। ठीक है, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी गाइडलाइंस लाई गई है, तो इसको समझ लीजिए आप बस। ये भी प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट अमेंडमेंट रूल्स के अंतर्गत ही लाई गई है, जिसमें इंट्रोड्यूस किया गया है गाइडलाइंस ऑन एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। जैसे एक प्रोड्यूसर ने मान लीजिए कि 100 kg प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया, 100 kg प्लास्टिक वेस्ट जनरेट किया, तो ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि ये 100 kg प्लास्टिक वेस्ट को ये करे, कलेक्ट करे कहीं ना कहीं से। फिर देखिए दोस्तों, एक इंडिया प्लास्टिक पैक्ट भी लाया गया है जो कि प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन पर बेस्ड है। फिर अन प्लास्टिक कलेक्टिव भी है, ये भी प्राइवेट सेक्टर कोलैबोरेशन पर बेस्ड है। फिर आपका दोस्तों एक फ्लैगशिप डॉक्यूमेंट लाया गया है, नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप फॉर रिडक्शन ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इन इंडिया, इसको भी रिलीज किया गया है। ठीक है, आपको ये जो नेशनल सर्कुलर इकोनॉमी रोड मैप है इसके बारे में देख लीजिए। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होता है इसको समझ लीजिए। एक होता है लीनियर इकोनॉमी, जैसे कि यह है आपका प्रोडक्शन, फिर देखिए कंजम्पशन, फिर वेस्ट। तो ये हो गया आपका लीनियर इकोनॉमी। लेकिन प्रोडक्शन को फिर कंज्यूम करने के बाद जब वो वेस्ट बन गया और वेस्ट को फिर रॉ मटेरियल के रूप में यूज कर लिया गया फिर से प्रोडक्शन में, तो इसको बोला जाएगा सर्कुलर इकोनॉमी। ठीक है, प्रोडक्शन से कंजम्पशन करके फिर वेस्ट बन गया और उसको थ्रो कर दिया गया, तो वो बन गया लीनियर इकोनॉमी। ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन फिर कंजम्पशन फिर वेस्ट, और वेस्ट का फिर से रीयूज कर लेना प्रोडक्शन प्रोसेस में, देन इट विल बी कॉल्ड एज सर्कुलर इकोनॉमी। तो आई होप आपको उसको लिखने की जरूरत नहीं है, आप तो इसको समझ सकते हैं।
तो देख लीजिए ये सर्कुलर इकोनॉमी जो फ्रेमवर्क है इसमें क्या क्या है। एक तो सपोर्टिव इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें होगा, और फिर ये देखा जाएगा कि कॉमर्शियल वायबिलिटी होनी चाहिए आपकी सर्कुलर इकोनॉमी की। फिर लोगों को अवेयर करना होगा और रेडी करना होगा सर्कुलर इकोनॉमी के लिए। ठीक है, ये नहीं कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ रेडी हो गया लेकिन लोग तो प्लास्टिक को थ्रो ही करेंगे भाई, वो तो उसको इकट्ठा करके अच्छे से कचरे वाले को नहीं देंगे। ठीक है, फिर कंसिस्टेंटली इसको कंप्लायंस देखना होगा। फिर देखिए सर्कुलर इकोनॉमी में क्या क्या होगा, तो सबसे पहले प्रोडक्शन होगा, फिर कंजम्पशन होगा, और फिर क्या होगा उसका रिसाइकलिंग होगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर देखिए दोस्तों इसमें क्या बात हो रही है कि जो यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली है ये एक रिजोल्यूशन लेकर के आई है टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन। ठीक है, और ये क्या करेगी दोस्तों, 2024 के अंत तक एक इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट लेकर के आएगी। ठीक है, इट विल ब्रिंग एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट बाय 2024। फिर ये देखिए ग्लोबल पार्ट, देखिए जब तक मैं लिखने नहीं बोला लिखना नहीं है, बस देखिए मतलब देखिए ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन प्लास्टिक पोल्यूशन एंड मरीन लिटर, इसको लॉन्च किया गया है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट Rio+20 में। ठीक है, इसको यहाँ पर लॉन्च किया गया है। चलिए अगला एक प्रोजेक्ट का नाम लिखिए दोस्तों, ग्लो लीटर प्रोजेक्ट, ये आपको लिखना है ग्लो लीटर प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट है आपका गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, IMO एंड FAO के बीच में। ठीक है, ग्लो लीटर प्रोजेक्ट किसके किसके बीच में है, गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, लिख लेना है आपको, ग्लो लीटर प्रोजेक्ट गवर्नमेंट ऑफ नॉर्वे, IMO का फुल फॉर्म क्या होगा, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, और FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से बना है प्रोजेक्ट आपका ग्लो लीटर प्रोजेक्ट, और इसका एम क्या है, टू रिड्यूस सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर, टू रिड्यूस सी बेस्ड मरीन प्लास्टिक लिटर। तो मरीन प्लास्टिक लिटर को रिड्यूस करना ही इसका एम है। अब आइए दोस्तों एक जीरो ड्राफ्ट ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन है, इसको समझते हैं। जीरो ड्राफ्ट क्या होता है, जैसे कोई भी चीज़ से रिलेटेड आपको कोई लॉ या पॉलिसी बनाने जा रहे हैं तो उस पॉलिसी का पहले क्या होता है, जीरो ड्राफ्ट आता है। फिर उसको लोग कंसल्ट करते हैं, उसकी कमियां गिनाते हैं, फिर उसका ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, और फिर फाइनल आपका पॉलिसी आती है, ड्राफ्ट 1, ड्राफ्ट 2, और फिर फाइनल पॉलिसी आती है। तो जीरो ड्राफ्ट ऑन ऑफ ग्लोबल ट्रीटी टू एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, ये ऊपर आपने बोला देखा ना, ये यूनाइटेड नेशंस की इन्वायरमेंट असेंबली एक रिजोल्यूशन लाना चाहती है टू एंड प्लास्टिक पोल्यूशन, और 2024 तक एक लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट लाना चाहती है। तो इसी का यहाँ पर क्या है, जीरो ड्राफ्ट लाया गया है। ठीक है, तो जीरो ड्राफ्ट लाया गया है। ठीक है, ऑफ इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो ये क्या करेगी, इसका जीरो ड्राफ्ट का हाईलाइट है कि ग्लोबल बैन्स ऑन हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक, जो हाईएस्ट रिस्क प्लास्टिक है उस पर ग्लोबल बैन लगाया जाएगा। ठीक है, ग्लोबल लेवल पर आइटम्स में नॉट नीड टू बी सिंगल यूज टू बी बैंड। अब ऐसा कुछ नहीं कि सिर्फ सिंगल यूज प्लास्टिक को ही बैन किया जाएगा, मान लीजिए जो शॉर्ट लिव्ड प्लास्टिक्स है उसको भी बैन कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर देखिए ईच नेशन शुड डेवलप एंड इम्प्लीमेंट ए नेशनल प्लान फॉर इट्स कॉन्ट्रीब्यूशन टू द ट्रीटी। तो इस ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करने के लिए हर जो कंट्री है वो अपना एक नेशनल प्लान लेकर के आएगा। ठीक है, तो अगेन देखिए इसको आप समझ जरूर लीजिए लेकिन इसको लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अभी ये जीरो ड्राफ्ट है, अभी इसमें और भी चीज़ें होंगी, अभी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी जब आएगी तब देखा जाएगा। ठीक है,
तो देखिए ये जो जीरो ड्राफ्ट है वो किसके द्वारा लगा है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी के द्वारा। तो ये इंटर गवर्नमेंटल निगोशिएटिंग कमेटी को फॉर्म किया गया है यूएनईपी के द्वारा, ठीक है। इसका टास्क क्या है कि टू डेवलप एन इंटरनेशनल लीगली बाइंडिंग इंस्ट्रूमेंट ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन के ऊपर में लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट को ड्राफ्ट करना ही इसका काम है, ठीक है। जून 2023 इन पेरिस INC2 एंडेड विथ मैंडेट टू प्रिपेयर ए जीरो ड्राफ्ट। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों, ये जब आएगा तो देखा जाएगा। अब आइए दोस्तों लैंड डिग्रेडेशन, ऊपर एक टॉपिक डाल लीजिए लैंड डिग्रेडेशन। अब लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है उसको समझ लीजिए सबसे पहले कि लैंड डिग्रेडेशन होता है दोस्तों डिटीरियोरेशन और लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड फॉर प्रेजेंट एंड फ्यूचर। मतलब एक लैंड की जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसका घट जाना ही क्या है, लैंड डिग्रेडेशन है। लैंड डिग्रेडेशन और डेजर्टिफिकेशन में क्या अंतर है, देखिए लैंड डिग्रेडेशन एक बड़ा सेट है और इसी के अंदर एक छोटा सेट है डेजर्टिफिकेशन। ये आप आई होप समझ रहे होंगे। तो इस तरह से आप बड़ा सेट और छोटा सेट करके लिख लीजिए। लैंड डिग्रेडेशन के अंदर आता है डेजर्टिफिकेशन, ठीक है। बाकी लैंड डिग्रेडेशन क्या है कि डिटेरियोरेशन और लॉस ऑफ प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ लैंड, ये लिख लीजिए आप। और डेजर्टिफिकेशन क्या है कि एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया, एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट एरिया इज डेजर्टिफिकेशन। अब दोस्तों देखिए इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें समझिए कि 2015 से 19 के बीच में एटलीस्ट 100 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ हेल्दी एंड प्रोडक्टिव लैंड वेयर डिग्रेडेड एवरी ईयर। यानी हर साल दोस्तों 100 मिलियन हेक्टेयर लैंड जो है वो आपका डिग्रेड हो रहा है। मतलब आप समझ रहे हैं कि कितनी ज़्यादा हम लोग क्रूशियल स्थिति तक हम लोग जा रहे हैं, ठीक है। फिर देखिए इंडिया का 9.45% लैंड जो है वो ऑलरेडी डिग्रेडेड हो चुका है, ठीक है। फिर 36% ऑफ इंडियाज लैंड इज अफेक्टेड बाय ड्रॉट, तो सूखे से प्रभावित है लगभग 36% इंडिया का लैंड, ठीक है। फिर चलिए ये सब तो हो गया आपका। फिर देखिए एक टर्म है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का क्या मतलब है दोस्तों कि मान लीजिए कि हर साल 10 हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो रहा है, हर साल 10 हेक्टेयर लैंड डिग्रेड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हर साल हम लोग 10 हेक्टेयर या 10 हेक्टेयर से ज़्यादा जो डिग्रेडेड लैंड है उसको रिक्लेम भी कर रहे हैं, रिवाइव भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ओवरऑल नेट हमारा एक्स्ट्रा लैंड डिग्रेड नहीं हो रहा है, या तो हम लोग का डिग्रेडेड लैंड कन्वर्ट हो रहा है अच्छे लैंड में, और नहीं तो कम से कम जितना डिग्रेडेड लैंड था उतना ही है। तो इसी कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं, लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी, ठीक है। न्यूट्रल हो जाना यानी आपका एक्स्ट्रा लैंड डिग्रेड नहीं हो रहा है, ठीक है। तो लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी इज ए स्टेट वेयर बाई द अमाउंट एंड क्वालिटी ऑफ लैंड रिसोर्सेज नेसेसरी टू सपोर्ट इकोसिस्टम फंक्शंस एंड सर्विसेज टू एनहांस फूड सिक्योरिटी रिमेन स्टेबल और इंक्रीज। अगर स्टेबल है लैंड मतलब डिग्रेडेड लैंड का जो अमाउंट है वो या तो स्टेबल है, और नहीं तो अच्छा लैंड हमारा क्या हो रहा है, इंक्रीज ही हो रहा है, ठीक है। मतलब डिग्रेडेशन नहीं बढ़ रहा है कम से कम, ये है लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी का मतलब, ठीक है। बट इसको लिखने की जरूरत नहीं आपको, आप समझ जाएंगे। इसके रिस्पेक्ट में दोस्तों एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन है, इसका नाम आप लिख लीजिए UNCCD। ये है ओनली लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क टू एड्रेस डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, टू एड्रेस लैंड डेजर्टिफिकेशन। इसको इस्टेब्लिश किया गया था दोस्तों 1994 में। इसको वहीं से जब 1992 में ही ना इसका ये हो गया था, इसका डॉक्यूमेंट की साइनिंग शुरू हो गई थी। फिर जब लोगों ने साइन वाइन कर दिया 1992 में, क्या हुआ था आपको पता ही है कि रियो अर्थ समिट हुआ था। इसमें 197 कंट्रीज इसके पार्टी हैं। इंडिया में इसको इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा। तो इसको लिख लीजिए, नोडल मिनिस्ट्री इन इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो UNCCD आपने लिख लिया, ये लीगली बाइंडिंग फ्रेमवर्क है ऑन डेजर्टिफिकेशन, ठीक है, इन इंडिया इम्प्लीमेंटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। इसी के अंदर UNCCD के अंदर ही लिख लीजिए कि ये एक रिपोर्ट लाती है, ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट। तो ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन।
ग्लोबल ड्रॉट स्नैपशॉट रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन। ये चीज आप लिख लीजिए। देखिए यूएनसीसीडी ने एक स्ट्रैटेजी फ्रेमवर्क रिलीज किया है जो कि फोकस कर रहा है आपका मिटिगेशन पर, एडेप्टेशन पर और लैंड डिग्रेडेशन की मैनेजमेंट पर। फिर ये मोबिलाइज करेगा फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल रिसोर्सेज लैंड डिग्रेडेशन को रोकने के लिए। फिर ये इंप्रूव करेगा कंडीशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन थ्रू पब्लिक पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं, आपको बस समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इंडिया के कुछ कुछ इनिशिएटिव्स हैं उसको समझते हैं दोस्तों हम लोग। जैसे कि इंडिया ने बॉर्न चैलेंज प्लेज को एक्सेप्ट किया है। तो बॉर्न चैलेंज प्लेज जो है वो वॉलेंटरी चैलेंज है दोस्तों, और इसके तहत इंडिया बोल रहा है कि हम लोग 26 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे बाय 2030। तो लिख लीजिए बॉर्न चैलेंज, पहले बात किससे रिलेटेड है, लिख लीजिए बॉर्न चैलेंज प्लेज। बॉर्न चैलेंज प्लेज रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड। लिखिए बॉर्न चैलेंज प्लेज इज रिलेटेड टू रिस्टोरेशन ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड। ठीक है, फिर एक नीचे लाइन लिखे वॉलेंटरी है, मतलब लीगली बाइंडिंग ये सब नहीं है, वॉलेंटरी है। कंट्रीज अपने मन से चाहे तो ज्वाइन कर सकते हैं, वॉलेंटरी है। और उसके नीचे लिखिए इंडिया है ज्वाइंड इट, इंडिया है ज्वाइंड इट। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए। अब आपको इसके अलावा कुछ यहाँ लिखने की जरूरत नहीं है। और क्या क्या चीज़ें इसको समझिए, जैसे डेजर्टिफिकेशन एंड लैंड डिग्रेडेशन एटलस ऑफ इंडिया लाया गया है दोस्तों, जिसमें हर स्टेट में कितना कितना डिग्रेडेड लैंड है ये सब मेंशन है। ठीक है, फिर इंटीग्रेटेड वेस्ट वाटर शेड मैनेजमेंट प्रोग्राम लाया गया है। फिर नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया लाया गया है। तो ये मैंने आपको बताया था नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो इसके तहत टोटल 8 सब प्लान्स हैं, 8 मिशंस हैं। उन सभी मिशंस को मैंने आपको बोला था लिख भी लीजिए, और उसका मिनिस्ट्री का भी नाम आपको लिख लेना है, मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट जो भी उसको इंप्लीमेंट कर रहा है। तो इसी नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज के तहत एक ये भी मिशन है, नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो ये आपको ध्यान में रखना है। फिर देखिए सस्टेनेबल लैंड एंड इकोसिस्टम मैनेजमेंट प्रोग्राम भी लाया गया है। फिर नेशनल एफोरेस्टेशन प्रोग्राम भी लाया गया है। तो ये सब चीज़ें ठीक है। फिर दोस्तों एक रिपोर्ट है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट ये किस बारे में बात करेगा, ए गाइड टू मिटिगेशन एडेप्टेशन पॉलिसी एंड रिस्क मैनेजमेंट मेजर्स इन एग्रीकल्चर। ठीक है, इट वाज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये पूरा मत लिखिए, आप बस इतना लिख लीजिए कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट वाज रिलीज बाय फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, अब ये लिख लीजिए। अब बाकी बस समझिए कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म होता क्या है। तो इट अकर्स व्हेन स्ट्रॉन्ग टर्बुलेंट विंड्स इरोड स्मॉल पार्टिकल्स फ्रॉम ड्राई लैंड सरफेस विथ लिटिल और नो वेजिटेशन कवर। यानी जहाँ पर भी कोई भी मतलब वनस्पति पेड़ पौधे नहीं है, वहाँ से जब तेज हवाएं वहाँ से मिट्टी वगैरह को उड़ा करके ठीक है ले जाती हैं, और हवा में वो मिट्टी उड़ते रहती है, तो इसी को बोला जाता है सैंड स्टॉर्म या फिर डस्ट स्टॉर्म। ठीक है, 75% ऑफ ग्लोबल डस्ट कम्स फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज। तो जो ग्लोबल डस्ट का 75% है वो नेचुरल सोर्सेस आता है। 25% जो डस्ट है वो एंथ्रोपोजेनिक यानी ह्यूमन फैक्टर्स के कारण आता है। तो ये सब चीज़ें आपको ये लिख लीजिए आप, 75% ऑफ ग्लोबल डस्ट फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज एंड 25% ऑफ ग्लोबल डस्ट फ्रॉम एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेज। ये चीज़ आप बस लिख लीजिए, ये डेफिनेशन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब डस्ट स्टॉर्म क्या होता है, धूल वाली आंधी क्या होती है, इसका डेफिनेशन आप क्या ही लिखेंगे। बस सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म का आपको लिखना है कि किसके द्वारा रिलीज किया गया है सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म रिपोर्ट, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये लिख लीजिए कि जो ग्लोबल डस्ट का 75% है वो नेचुरल सोर्सेस से आता है, और ग्लोबल डस्ट का 25% एंथ्रोपोजेनिक सोर्सेस से आता है। अब सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म के क्या क्या मेजर फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे लैंड यूज चेंज हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है। इसका इम्प्लीकेशन क्या क्या होगा दोस्तों, तो जो डस्ट है वो ग्लेशियर पर जाकर के बैठ जाएगा, तो ग्लेशियर की मेल्टिंग को ये तेज कर देगा। फिर ये एग्रीकल्चर यील्ड को क्या कर सकता है, घटा सकता है। ये सब चीज़ें हो सकती हैं। फिर दोस्तों इससे रिलेटेड इनिशिएटिव्स क्या क्या हैं, तो ग्लोबल लेवल पर यही है आपका यूनाइटेड नेशन
कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजिटिफिकेशन है। फिर देखिए यूनाइटेड नेशन कोलिशन ऑन कॉम्बैटिंग सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म है। फिर सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट है बाय वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। इसको आप लिख लीजिए सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट, इसका नाम लिख लीजिए आप। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट किसके अंदर काम कर रहा है, तो ये वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के तहत काम करेगा। सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट अंडर वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। अगर इस टाइप का छोटा छोटा अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन गलत आता है ना दोस्तों, तो देखिए एक तो आने के चांसेस थोड़े कम हैं, बट अगर आता है तो उसको पूरी तरीके से डोमिनेट करना है। तो ये चीज़ आप लिख लीजिए, सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म प्रोजेक्ट किसके द्वारा लाया गया है, तो वर्ल्ड मीटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा लाया गया है, ठीक है। इंडिया के द्वारा क्या क्या इनिशिएटिव लिया गया है दोस्तों, तो एक अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट लाया गया है। तो अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट क्या करेगा, अरावली हिल के चारों ओर खूब सारा पेड़ लगाएगा, तो जिससे कि सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म को रोकने में मदद मिलेगी। फिर ये नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया तो है, ये ग्रीन इंडिया मिशन जो मैंने किसके अंदर बताया, नेशनल एक्शन प्लान और फॉर क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें समझ लीजिए। अब कुछ अदर इंपॉर्टेंट न्यूज है, इसको देखिए। तो ग्राउंड लेवल ओजोन, मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जो ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन होता है उसको बैड ओजोन बोलते हैं, तो वही है ग्राउंड लेवल ओजोन, जिसको कि जो कि ट्रोपोस्फेयर में पाया जाता है, इसको बैड ओजोन बोलते हैं। तो लिख लीजिए ग्राउंड लेवल ओजोन, ठीक है, और ट्रोपोस्फेयर ओजोन और बैड ओजोन, ऐसे लिख लीजिए ग्राउंड लेवल ओजोन या फिर ट्रोपोस्फेयर ओजोन या फिर बैड ओजोन। फिर उसके नीचे लिखिए इट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। सेकेंडरी पोल्यूटेंट क्या होता है, जो पहले कोई पोल्यूटेंट बन चुका है उनके किसी केमिकल रिएक्शन वगैरह के कारण जो बनता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो लिख लीजिए इट इज ए सेकेंडरी पोल्यूटेंट। तो लिखिए फॉर्म कैसे होगा, O3 फॉर्म होगा दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड प्लस, देखिए नाइट्रस ऑक्साइड्स प्लस वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड का जब रिएक्शन होगा इन सनलाइट एंड स्टैग्नेंट एयर, नहीं रुकी हुई हवा। तो जब नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का रिएक्शन होगा सनलाइट के प्रेजेंस में, स्टैग्नेंट एयर के प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा आपका, वो बैड ओजोन बनेगा बैड ओजोन, यानी ट्रोपोस्फेयर ओजोन या फिर ग्राउंड लेवल ओजोन। इस चीज़ को आप प्लीज़ लिख लीजिए, ठीक है। बाकी ये जो है आपका नाइट्रस ऑक्साइड और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, वो सब कहाँ से एमिट हो रहे हैं, तो कार से हो रहा है, पावर प्लांट से हो रहा है, इंडस्ट्रियल बॉयलर से हो रहा है, रिफाइनरी से हो रहा है, केमिकल प्लांट से हो रहा है। और ये जो ग्राउंड लेवल ओजोन है यानी बैड ओजोन, इससे क्या क्या होगा, तो ये कफिंग होगा, इससे शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, ये वेजिटेशन और इकोसिस्टम वगैरह को डैमेज करेगा। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको ऑलरेडी पता है। ये लिख लीजिए दोस्तों, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, तो यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है। चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड दिया जाता है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा। तो किसको किसको ये ऑनर करता है दोस्तों, इंडिविजुअल्स को, ग्रुप्स को, ऑर्गेनाइजेशंस को, जो कि जिनके एक्शंस का ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट रहा हो इन्वायरमेंट के ऊपर में, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना, मतलब इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कोई बहुत बड़ा काम करते हैं, अगर कोई इंडिविजुअल, कोई ग्रुप या कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो उनको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड किसके द्वारा दिया जाता है, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। और 2005 से इसको एनुअली दिया जा रहा है। ये सब कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको तो पता चल ही गया है कि किसी को भी दिया जा सकता है, गवर्नमेंट को, सिविल सोसाइटी को, प्राइवेट सेक्टर, किसी को भी दिया जा सकता है, ठीक है। अब हाल फिलहाल किसको किसको दिया गया है ये आपको देख लेना है, बहुत ज़्यादा याद करने की आपको जरूरत नहीं है। फिर देखिए दोस्तों, इथिलीन ऑक्साइड जो है, लिख लीजिए इथिलीन ऑक्साइड, लिख लीजिए इथिलीन ऑक्साइड हैज बीन क्लासिफाइड एज ए पेस्टिसाइड रेसिड्यू, हैज बीन क्लासिफाइड एज ए पेस्टिसाइड रेसिड्यू बाय यूरोपियन कमीशन, लिख लीजिए इथिलीन ऑक्साइड हैज बीन क्लासिफाइड एज ए पेस्टिसाइड रेसिड्यू
बाय यूरोपियन कमीशन। इस लाइन को आप लिख लीजिए, नीचे ये लिख लीजिए कि अर्लियर इट वाज फ्यूमिगांट, अर्लियर इट वाज फ्यूमिगांट। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों, जब इसको पेस्टिसाइड रेसिड्यू की तरह ट्रीट किया जा रहा है, इसका मतलब जो भी प्रोडक्ट्स यूरोप में एक्सपोर्ट किए जा रहे हैं इंडिया से, तो उसका टेस्ट किया जाएगा कि इसमें कहीं एथिलीन ऑक्साइड तो प्रेजेंट नहीं है, और अगर एथिलीन ऑक्साइड का एक सर्टेन से लेवल से अधिक वहाँ पर प्रेजेंट है तो फिर उसको उसके एक्सपोर्ट को क्या किया जा सकता है, रोका भी जा सकता है। ठीक है, अब देख लीजिए एथिलीन ऑक्साइड को यूज कहाँ कहाँ किया जाता है, तो उसको यूज किया जाता है आपका अदर केमिकल्स को प्रोड्यूस करने में, एंटी फ्रीज में, और ये क्या है, एक फ्लेमेबल कलरलेस गैस है, इसका स्वीट ऑडर है ये। ठीक है, और इसको पेस्टिसाइड और स्टेरिलाइजिंग एजेंट के रूप में काम यूज किया जा सकता है। इसमें कार्सिनोजेनिक यानी कैंसर काउजिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, और म्यूटाजेनिक यानी जीन को चेंज करने वाली प्रॉपर्टी इसमें हो सकती है। ठीक है, तो आप बस इतना लिख लीजिए, एथिलीन ऑक्साइड हैज़ बीन क्लासिफाइड एज पेस्टिसाइड रेसिड्यू बाय यूरोपियन कमीशन। ठीक है, लिख लीजिए दोस्तों इंडोसल्फान। इंडोसल्फान के रिस्पेक्ट में आपको लिख लेना है कि एनजीटी इशूड नोटिस, इशूड नोटिस। तो क्यों इशू नोटिस, नोटिस को इशू किया गया दोस्तों, फॉर डंपिंग इंडोसल्फान इन, ये इस जगह का नाम आपको लिखना है, मिंचिन पाडाऊ इन कासारगोड डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला। दोस्तों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, कर्नाटका गवर्नमेंट है और केरला गवर्नमेंट जो है, ये लोग क्या कर रहे थे, केरला के कासारगोड डिस्ट्रिक्ट के जो मिंचिन पाडाऊ है वहाँ पर ये इंडोसल्फान केमिकल को थ्रो कर रहे थे, डंप कर रहे थे। ठीक है, तो इसीलिए एनजीटी ने नोटिस इशू किया है। इस चीज़ को आप प्लीज़ लिख लीजिए। ठीक है ना, ऐसा नाम कुछ आ सकता है कि मिंचिन पाडाऊ, ठीक है, रिसेंटली न्यूज़ में था ऐसे करके। ठीक है, तो ये बता देना है कि ये एक जगह है कासरगोड डिस्ट्रिक्ट केरला में, और क्यों ये में था, क्योंकि एनजीटी ने वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, कर्नाटका और केरला गवर्नमेंट को नोटिस इशू किया है। तो बस आप इतना लिख लीजिए कि इंडोसल्फान was being thrown in Minchinpadau, Kasargod, Kerala. Hence, NGT issued notice to Government of India, Government of Karnataka, Government of Kerala. ठीक है, अब देखिए जो इंडोसल्फान है उसको रॉटरडैम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन दोनों के तहत इसको ये किया गया है दोस्तों, इसको रेगुलेट किया जाता है। तो रॉटरडैम कन्वेंशन किसकी बात करता है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट की बात करता है। ठीक है, और स्टॉकहोम कन्वेंशन किसकी बारे में बात करता है, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट की बात करता है। इंडोसल्फान को दोस्तों पेस्टिसाइड की तरह पहले यूज किया जाता था आपका क्रॉप्स वगैरह को प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन ये काफ़ी पॉइजनस होता है दोस्तों, इसलिए इसके यूज को अब कहीं ना कहीं स्टॉप कर दिया गया है। तो इसमें है मीनामाटा कन्वेंशन लिखिए दोस्तों। तो मीनामाटा कन्वेंशन ये किससे रिलेटेड है, मरकरी से रिलेटेड है। लिखिए मीनामाटा कन्वेंशन रिलेटेड टू मरकरी। ये लिखिए, ये फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है दोस्तों टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। इसको लिख लीजिए, मीनामाटा कन्वेंशन जो है वो फर्स्ट ग्लोबली लीगली बाइंडिंग ट्रीटी है टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड इन्वायरमेंट फ्रॉम एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ मरकरी। आपको लिख लेना है। ये एक शहर है दोस्तों मीनामाटा जापान में, जहाँ पर ये मतलब देखिए ये जो डिजीज है ना मरकरी वाली, उस मरकरी वाली डिजीज का नाम ही दे दिया गया मीनामाटा डिजीज। किसके नाम पर, एक शहर के नाम पर जो कि जापान में है। ठीक है, तो लिखिए मीनामाटा लिखिए ए सिटी इन जापान, मीनामाटा सिटी इन जापान लिख लीजिए। मीनामाटा क्या है, एक सिटी इन जापान है। और मीनामाटा डिजीज क्या है, ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है कॉज्ड बाय मरकरी पॉइजनिंग। इसको भी लिख लीजिए। मीनामाटा लिखिए एक सिटी इन जापान है, और मीनामाटा डिजीज लिख लीजिए ये एक न्यूरोलॉजिकल डिजीज है जो कि जिसका कॉज है मरकरी पॉइजनिंग। देखिए 1950 में क्या हुआ था ना,
इस मीनामाटा सिटी में मरकरी पॉइजनिंग से काफ़ी लोग बीमार हो गए थे। ठीक है, तो उसी के कारण से इस डिजीज़ को ही मीनामाटा डिजीज़ बोल दिया गया। ठीक है, और इसी के लिए फिर आगे चल करके मीनामाटा कन्वेंशन भी लाया गया। और इसके 144 पार्टीज हैं, 128 इसके सिग्नेटरीज हैं। लिख लीजिए, इंडिया भी इसको रेटिफाई कर चुका है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड इट इन 2018। अब जिसने भी मीनामाटा कन्वेंशन को साइन किया है दोस्तों, उसको क्या क्या करना होगा बस सुन लीजिए। तो उसको करना होगा, रिड्यूस करना होगा, जहाँ पे रिड्यूस करना होगा मरकरी के यूज को, फिर कंट्रोल करना होगा मरकरी के एयर एमिशन को, कहाँ कहाँ पर, कोल फायर पावर प्लांट से, कोल फायर इंडस्ट्रियल बॉयलर से। फिर फेज आउट करना होगा दोस्तों, या फिर रिड्यूस करना होगा मरकरी के यूज को कहाँ कहाँ, बैटरी में, स्विचेज में, लाइट्स में, कॉस्मेटिक्स में, पेस्टिसाइड्स में, और डेंटल एमेलगम में। जो दांतों में भरते हैं ना दोस्तों केमिकल, वो भी मरकरी ही होता है, तो उसमें से भी इसको हटाना होगा। फिर एड्रेस करना होगा सप्लाई एंड ट्रेड ऑफ मरकरी, सेफर स्टोरेज एंड डिस्पोजल एंड स्ट्रेटजीज टू एड्रेस कॉन्टामिनेटेड साइट्स। तो मतलब बेसिकली क्या है कि ओवरऑल मरकरी के कंटामिनेशन को स्टॉप करना ही मीनामाटा कन्वेंशन का काम है। अब मरकरी क्या है दोस्तों, उसके बारे में जान लीजिए। मरकरी एक नेचुरली एक अकरिंग एलिमेंट है जो कि एयर, वाटर, सॉइल सभी में पाई जाती है। इसका सोर्सेस है गोल्ड माइनिंग, फिर कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट। इसको लिख लीजिए, मरकरी का सोर्सेस लिख लीजिए प्लीज। तो गोल्ड माइनिंग में मिलेगा ये, और कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट्स में मिलेगा। इसका जो टॉक्सिक इफेक्ट्स किस पर होगा, नर्वस सिस्टम पर, थायराइड पर, किडनी पर, लंग्स पर, इम्यून सिस्टम पर, आइज पर, गम्स पर और स्किन पर। ठीक है, तो इसको लिखना नहीं है, बस सबको सुन लीजिए। ये चीज़ जरूर लिख लीजिए कि जो मरकरी है उसको WHO के द्वारा वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न माना जाता है। लिख लीजिए, WHO के द्वारा, ये चीज़ आप लिख लीजिए प्लीज। मरकरी इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टॉप 10 केमिकल ऑफ मेजर पब्लिक हेल्थ कंसर्न। एक चीज़ और आपको लिख लेना है कि इसका कोई भी सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर नोन नहीं है। ठीक है, लिख लीजिए, मरकरी से रिलेटेड कोई भी सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर इज नॉट नोन। देयर इज नो नोन सेफ लेवल ऑफ एक्सपोजर, ये लिख लीजिए। देखिए दोस्तों, एक UN ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स है, तो इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। इसका भी क्या हुआ, UN फ्रेमवर्क टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट फ्रॉम केमिकल हार्मफुल केमिकल्स वाज एग्रीड एट द 5th इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट इन बॉन, जर्मनी। ठीक है, तो ये देखिए, ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स क्या है, फॉर ए प्लैनेट फ्री ऑफ हार्म फ्रॉम केमिकल्स एंड वेस्ट, यानी एक प्लैनेट ऐसा बनाना है जहाँ पर केमिकल्स वेस्ट से कोई भी हार्म ना हो। ठीक है, तो ये 28 टारगेट्स के ऊपर बेस्ड वगैरह है, ये सब चीज़ें आपको देख लीजिए। बेस्ड ऑन ग्लोबल फ्रेमवर्क ऑन केमिकल्स, प्रिवेंशन ऑफ इलीगल ट्रेड एंड ट्रैफिकिंग करना है इसका, फेज आउट करना हजार्डस पेस्टिसाइड्स इन एग्रीकल्चर बाय 2025, सेटिंग अप पॉलिसीज एंड रेगुलेशंस, ये सब चीज़ें देख लीजिए। ठीक है, तो ये सब आप बस देखिए। अब यहाँ आ जाइए, जो ICCM है उसके ऊपर आ जाइए। ICCM यानी कि इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट, बॉन, जर्मनी। लिख लीजिए, ICCM, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन केमिकल्स मैनेजमेंट। अब इसने क्या किया है दोस्तों, इसने अडॉप्ट किया है एक स्ट्रेटजिक अप्रोच टू इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट इन 2006। ये ICCM ने एक स्ट्रेटजिक अप्रोच अडॉप्ट किया ऑन इंटरनेशनल केमिकल्स मैनेजमेंट इन 2006, और ये क्या करता है, इट इज ए ग्लोबल मल्टी सेक्टोरल मल्टी स्टेक होल्डर एंड वॉलेंटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क टू एड्रेस चैलेंजेस रिलेटेड टू एडॉप्शन ऑफ नेशनल पॉलिसीज टू मैनेज केमिकल्स। ठीक है, तो ये बस आप समझना है। ठीक है, कुछ भी लिखने की जरूरत इसमें नहीं है। फिर देखिए, हजार्डस केमिकल से रिलेटेड क्या क्या कन्वेंशंस हैं, तो बेसल कन्वेंशन, रोटरडाम कन्वेंशन और स्टॉकहोम कन्वेंशन में ऑलरेडी लिखवा चुका हूँ कि ये किससे रिलेटेड है, पिछले वाले ये में, तो इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब आप बस लिखिए वाइगानी कन्वेंशन। जो वाइगानी कन्वेंशन है ये डील करता है 1985 में, ये डील करता है आपका कन्वेंशन टू बैन इंपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। ठीक है,
इंपोर्ट ऑफ हजार्डस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट। तो वैज्ञानिक कन्वेंशन, बस इतना ही आपको ध्यान में रहना चाहिए कि ये हजार्डस एंड रेडियो एक्टिव वेस्ट से रिलेटेड कन्वेंशन है। तो ये लिख लीजिए वैज्ञानिक कन्वेंशन। एंड डोंट वरी, ये आपको कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं थी। आइए दोस्तों, तो एक इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने अभी हाल फिलहाल इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस को रिलीज किया। तो पहले सबसे पहले ये इसको देख लीजिए कि ये आईटीडीबी है क्या। लिखिए इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस क्या है। तो इसको इस्टेब्लिश किया गया है बाय इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी सेक्रेटेरिएट इन 1995। लिख लीजिए इंसिडेंट एंड ट्रैफिकिंग डेटाबेस established by International Atomic Energy Agency Secretariat in 1995 to assist states on incidents involved illegal trafficking of radioactive materials और लिख लीजिए दूसरा, लिख लीजिए टू डील विथ रेडियो एक्टिव थ्रेट्स। तो आईटीडीबी क्या है, ये इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के द्वारा इसको स्टैब्लिश किया गया है रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस की ट्रैफिकिंग को रोकने के लिए और रेडियो एक्टिव थ्रेट्स को रोकने के लिए। ये अब देखिए, बस अब सुन लीजिए कि ये स्टेट्स को हेल्प करती है इन इस्टेब्लिशिंग, मेंटेनिंग एंड सस्टेनिंग नेशनल न्यूक्लियर सिक्योरिटी रेजिम्स, कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल एफर्ट्स टू अचीव इफेक्टिव न्यूक्लियर सिक्योरिटी, फैसिलिटेट इंटरनेशनल कोऑपरेशन एंड इंक्रीजिंग अवेयरनेस ऑन न्यूक्लियर सिक्योरिटी। तो यही सब आपका न्यूक्लियर सिक्योरिटी का काम करती है दोस्तों ये। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारा जो दूसरा आपका चैप्टर था इसका रिलेटेड टू पॉल्यूशन वो भी कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपको नोट्स जो मैंने बनाने को बोला है वो आई होप आप लिख रहे होंगे। इससे आपको शॉर्ट क्विक रिवीजन में काफ़ी हेल्प होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो आप मेरे चैनल CSE विथ आनंद मोहन को ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट करके मुझे अपना फीडबैक बताइए। ठीक है, और जुड़े रहिए मेरे साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।